नमस्कार जय भारत। ये भी क्लियर? ठीक है, ये भी सही चला। ओके, चलो स्टार्ट करें। पिछली क्लास में कहां तक पहुंच गए जल्दी से बताओ। तो पिछली क्लास में आपका कोलॉस लॉ स्टार्ट हो गया था। यस, कोलॉस लॉ में आपको इक्वेशन वगैरह बता दी गई थी। दो इक्वेशन तो क्लियर थी, एक स्टोइकियोमेट्री वाली और एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वाली। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वाली भी हो गई थी, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वाली भी हो गई थी और स्टोइकियोमेट्री वाली भी हो गई थी। चलो तो अगर अभी तक आपने इस प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए फटाफट। डेटा चेंज होता जा रहा है लगातार, ये वही है, बाकी सब चेंज हो रहा है, ये वही है, बाकी सब परिवर्तित हो रहा है। 36 मिलियन 40 डेडिकेशन 8 मिलियन। अब ये इसको तुरंत फॉलो का बटन दबा दीजिए, सारी नोटिफिकेशन, और आपको कोई दोस्त हो जो स्पेशल क्लास करना चाहता है उसको भी फॉलो करवा दीजिए, जिससे उसको सारी नोटिफिकेशन का फायदा मिल सके, सारी क्लासेस का। अगर आप में से कोई सब्सक्रिप्शन बढ़ाने की सोच रहा है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का रेट में डिस्काउंट जो है वो घटने वाला है, 10% से घट के 5% होने वाला है, तो ये कोड लगा के फटाफट अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ा लीजिए। आपको कोई दोस्त अगर लेने वाला सब्सक्रिप्शन तो उसको भी बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज क्लास। स्लाइड नंबर 1। हाँ भाई, चैट बंद हो रही है, ठीक है, ये भी क्लियर है। अंगूठा दिखाइए फटाफट और चैट ऑफ हो रही है। चलो शुरू करें। पिछली क्लास हम लोगों ने जितनी अंदाज की फटाफट अंगूठा दिखाओ, जल्दी से स्टार्ट करें। तो पिछली क्लास में चल रहा था कोलॉस लॉ। तो इसमें हमने दो वर्जन पढ़ लिए। देखो, अगर आप ध्यान से देखिए तो दो वर्जन आप कोलॉस में पढ़ चुके हैं। पहला, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जब आप निकालेंगे किसी ax by का इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, तो वो आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनएन। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया था कि भाई अगर आप मोलर कंडक्टेंस लेते हैं एक मोल का, तो क्या करें। मोलर को अगर मोलर के फॉर्म में लिखेंगे तो पहले तो एक एक मोल का कंडक्टेंस यहां लिखें, पहले तो एक एक मोल का कंडक्टेंस आप यहां लिखें, फिर क्या करें, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जरा उसको समझिए ध्यान से, जैसे कि चीजें रटनी ना पड़े, है ना। पहले हमने क्या किया, एक एक मोल का कंडक्टेंस यहां पे लिखा, तो क्या इनको जोड़ दूं तो आंसर आ जाएगा इसके बराबर। तो जवाब नहीं, क्यों नहीं आएगा, उस पर चर्चा कर लीजिए, थोड़ी सी कर चुके हैं पिछली क्लास में, तो शॉर्ट में कर लें। तो आप कहेंगे मान लो मैंने इसका एक मोल डाल दिया, देखो मान लो मैंने इसका एक मोल डाल दिया तो इंटू 1 कर दिया। तो बताइए इसका एक मोल अगर आप कंटेनर में डालेंगे तो एक कितने मोल बनेंगे, एक्स मोल बनेंगे। देखो एक एक्स मोल बनेंगे तो इसमें एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये एक मोल का कंडक्टेंस है, इसमें एक्स मल्टीप्लाई कर दिया। और बी के वाई मोल बनेंगे तो बी का जो एक मोल का कंडक्टेंस है उसमें वाई मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये पॉइंट बिल्कुल लॉजिकल तरीके से क्लियर, इसमें कुछ रखने का नहीं है। तो मुझे भाई साहब कहां से लिख रहे हो तो क्या बोलोगे उसको, कहोगे ये स्टोइकियोमेट्री से लिख रहा है। यहां तक की चर्चा हो गई थी। को मुझे ऊपर वाला कैसे लिखा, कहेंगे वो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लिखा है। अगर आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट डालते हैं ax by के इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, तो बदले में आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट यहां कैटायन मिल गया ए और 1 ग्राम इक्विवेलेंट एनायन मिल गया बी। हमने दोनों का कंडक्टेंस जोड़ दिया। तो मुझे भाई साहब यहां 1 1 क्यों मल्टीप्लाई किया, तो आप कहेंगे 1 1 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहां पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस चल रहा है। तो कोलॉस का जो पूरा कांसेप्ट था वो कहीं ना कहीं मोल कांसेप्ट से प्रभावित है। देखिए मोल कांसेप्ट ही तो चल रहा है। मुझे भाई साहब ये क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है लेकिन उसमें क्या चल रहा है, उसमें मोल कांसेप्ट चल रहा है। तो आप बेसिकली मोल ही तो लगा रहे हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा रहे हैं, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री लगा रहे हैं। अब इसका एक तीसरा वर्जन होता है, ये हो गया वर्जन नंबर 1, ये हो गया वर्जन नंबर 2। दो वर्जन क्लियर सबको, अंदर जाएं फटाफट आगे बढ़ें। इतना तो पिछली क्लास में डन था भाई, इतना पिछली क्लास में डन था। अब जो तीसरा वर्जन है उस पर चलिए, स्लाइड नंबर 2 पे आ जाए। अब स्लाइड नंबर 2 पे जब आप आएंगे तो एक और वर्जन जो होता है वो तीसरे में ये करते हैं कि इधर तो इक्विवेलेंट है, देखो अभी क्या है, इधर इक्विवेलेंट है तो इधर भी इक्विवेलेंट है, मतलब इक्विवेलेंट को आपने इक्विवेलेंट से कनेक्ट किया। सेकंड वाले में इधर मोलर है तो इधर भी मोलर है, तो मोलर को मोलर से कनेक्ट किया। हम आपस में कनेक्शन ढूंढें, इधर इक्विवेलेंट रखें और इधर मोलर के मोलर से इसको कनेक्ट करना है। तो इधर इक्विवेलेंट रखेंगे, इस साइड में इक्विवेलेंट रखेंगे और इस साइड में मोलर रखेंगे, जिससे इक्विवेलेंट और मोलर में कनेक्शन मिल जाए। ये तीसरा काम हमने को करना है, ठीक है। अब उस तीसरे काम को करने के लिए आपको इक्विवेलेंट और मोलर में रिलेशन आना चाहिए, है ना। इक्विवेलेंट और मोलर में रिलेशन आना चाहिए, तो रिलेशन आप पहले पढ़ भी चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो, रिलेशन आप पहले पढ़ चुके हैं। याद करिए कुछ समय पहले, ये स्लाइड नंबर 2, कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिवाइड किया था। याद करिए, तो यहां क्या था, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी के बराबर, है ना। और मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर जो होता है वो नॉर्मेलिटी होता है। तो नॉर्मेलिटी में अगर हम मोलैरिटी डिवाइड कर देंगे तो ये एन फैक्टर आ जाएगा। तो ये चीज आ जाएगी किसके बराबर, एन फैक्टर के बराबर। यहां से देखिए वैल्यू आ रही है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू एन फैक्टर टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये रिलेशन मोलर और इक्विवेलेंट के बीच में। तो अगर आपको कभी मान लीजिए इक्विवेलेंट निकालना हो मोलर के टर्म में तो निकाल सकते हैं, है ना। इक्विवेलेंट को मोलर के टर्म में या मोलर को इक्विवेलेंट के टर्म में लिख सकते हैं, ये कन्वर्जन फैक्टर की तरह काम करेगा। ये एन फैक्टर और एन फैक्टर निकालना आपको आता है। और यहाँ पे आपको सॉल्ट एसिड बेस की एन फैक्टर का यूज करना है। तो एसिड का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जितने प्रोटॉन वो रिमूव कर सकते हो। बेस का कैसे निकालेंगे, कितने ओएच दे रहा है। सॉल्ट का कैसे निकालेंगे, कितना वो पॉजिटिव चार्ज दे पाया या फिर कितना नेगेटिव चार्ज दे पाया।
कैटायंस और एनायंस वो देख लेंगे, वो इसका फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करें। मान लीजिए आपसे कहता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मेरे को लिखा उसने। अच्छा यहाँ पे ऐसे लिख लो, बहुत मन कर रहा था भाई। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ऐसे लिख सकते। अगर ऐसे लिखने बात को, तो मान लो आपसे कहता है कि मेरे को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना है और उसको मोलर से कनेक्ट करना है, तो आपने लिखा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए प्लस वाई और बी माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको लिखना है किसके टर्म में, मोलर के टर्म में। तो यहाँ पे आपको लिखना है मोलर, इसका मोलर और इसका मोलर, उससे कनेक्ट करना है इसको। तो हमने यहाँ पे लिखा मोलर ऑफ ए प्लस वाई और मोलर ऑफ बी माइनस एक्स। और इनफाइनाइट पे अगर आप देखना तो इनफाइनाइट पे देख लो, नॉर्मल पे भी देख सकते हैं आप, तो वी डायलेशन पे भी रिलेशन तो फॉलो ही होगा ना। अब सवाल उठता है कि ये दोनों के बराबर होंगे नहीं, इनके बीच में कन्वर्जन फैक्टर आएगा, तो यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर लगा देंगे, बराबर। अब बताइए कि इक्विवेलेंट और मोलर में क्या कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलर अपॉन एन फैक्टर, देखो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलर अपॉन एन फैक्टर। तो ये जो मोलर है इसमें अगर मैं एन फैक्टर डिवाइड कर दूं, यहाँ पे एन फैक्टर नीचे डिवाइड कर दूं, तो आपको इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी मोलर है यहाँ पे इसमें एन फैक्टर डिवाइड कर दो, तो इसका एन फैक्टर आपको निकालना आता है। आयन का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जितना उसके ऊपर चार्ज है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, वाई चार्ज है ना, इसके ऊपर वाई चार्ज है तो वाई डिवाइड कर दो, इसके ऊपर कितना चार्ज है, एक्स चार्ज है तो इसमें एक्स डिवाइड कर दो, इसका एन फैक्टर एक्स है। तो जो डिवाइड किया है वो क्या डिवाइड किया है, इसका जो एन फैक्टर है, इसका एन फैक्टर आयन का उसके चार्ज से देखा जाता है, तो इसका एन फैक्टर है वाई और इसका एन फैक्टर है एक्स, बराबर। तो एन फैक्टर से आपने देख करके डिवाइड कर दिया, तो यहां से मामला यहां पहुंच गया, क्लियर। तो ये दो रिलेशन अगर आपको क्लियर है, तो आप इससे कनेक्ट करके इनको इक्विवेलेंट वाले को मोलर से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, इक्विवेलेंट वाले को मोलर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वाले को मोलर से कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, तीसरी नंबर स्लाइड पे, तीसरी नंबर स्लाइड पे जब आप आएंगे तो आपने लिखा, मान लो एक तरफ तो लिखा आपने इक्विवेलेंट, है ना, एक तरफ तो आपने लिखा इक्विवेलेंट, जैसे यहाँ एज इट इज लिखा ये वाला इक्विवेलेंट। फर्स्ट रिलेशन को उठा लो, फर्स्ट वाले को उठा लो, क्योंकि मैं इक्विवेलेंट इस तरफ लिखना था तो मैंने फर्स्ट वाले को उठा लिया। इसको थोड़ी देर जगह बना लो, यहाँ पे यही करते हैं। ये वाला हो गया स्टोइकियोमेट्री। अब तीसरा वाला जो है वो इन दोनों से निकला है। अब इन दोनों से कैसे निकला उसको समझिए। इधर हमें लिखा इक्विवेलेंट ऑफ ए एक्स बी वाई एट इनफाइनाइट। अब सवाल है कि इधर क्या लिखेंगे, है ना। तो आप देखिए ध्यान से, इस वाले को पकड़ोगे, इस वाले को पकड़ो, इधर इक्विवेलेंट लिखा एज इट इज, तो ये तो एज इट इज हो गया। तो इधर भी आपको यही चीजें लिखनी पड़ेगी, इधर आप ये लिख रहे हैं तो इधर भी इसके बराबर ही तो है, तो इधर अगर आप ये लिख रहे हैं तो इधर भी आपको यही चीजें लिखनी पड़ेगी। तो आपने थोड़ी देर लिख दिया कि भाई चलो मैंने तो सेम लिख दी, सेम लिख दी तो आपको नया कुछ मिला ही नहीं, आपको नया चाहिए तो कन्वर्जन कर दो। पहले आपने चलो सेम लिख दी, है ना, सेम फर्स्ट वाले को रिपीट कर दिया एज इट इज, मैंने नीचे लिख दिया फर्स्ट वाले को, और फर्स्ट वाले को मैंने एज इट इज लिख दिया, तो मैंने कुछ नया नहीं किया, बस फर्स्ट वाले को यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगा, है ना, जिससे इधर मोलर वाले टर्म आना शुरू हो जाए। ये बिल्कुल सही रिलेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सही रिलेशन है। इसमें कुछ चेंजेस करें जिससे कि मोलर वाले टर्म आना शुरू हो जाए, ठीक है। अब मोलर वाले टर्म कैसे आएंगे, देखो ये इक्विवेलेंट है, इसको मोलर से कनेक्ट करना है आपको, तो ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, ये देखो इधर रिलेशन पढ़ा हुआ है, इसका यूज करना। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, मोलर अपॉन एन फैक्टर। देखो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलर अपॉन एन फैक्टर। तो बताना इसकी जगह पे क्या ये पूरा टर्म लिख दें, कोई दिक्कत भाई, इसकी जगह पे ये लिखा है कहीं पे मान लीजिए, तो इसकी जगह पे ये पूरा लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो बताइए इसकी जगह पे मैंने रिप्लेस करके ये पूरा टर्म लिख दिया, तो मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए प्लस वाई की जगह पे मैंने लिख दिया मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए प्लस वाई डिवाइड बाय वाई, ठीक है। तो जैसे मैं ऐसा करूंगा तो बताइए यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए प्लस वाई लिखा है, इसको हटा करके इसकी जगह पर मैंने लिख दिया मोलर कंडक्टेंस ऑफ, रिप्लेस कर रहे हैं बस सिंपल, है ना, इसकी जगह लिख दिया मैंने मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए प्लस वाई और यहाँ पे कर दिया 1 बाय वाई और यहाँ लगा दिया इनफाइनाइट। तो बताइए रिप्लेस ही तो किया है, कुछ वैसा क्या किया आपने, तो कहेंगे इसकी जगह पे बस ये लिख दिया, और लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है लिख सकते हैं। फिर आपसे और बताओ कैसे, बढ़िया। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे इधर लिखा हुआ है ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आप रिप्लेस करके ये लिख सकते हैं। तो इसको हटाओ यहाँ से, इसकी जगह लिख दो, खत्म हो गया। कहां से आया, यहाँ से, ये कहां से आया, यहाँ से, ये कहां से आया, यहाँ से, और ये कहां से आया, मोलर और इक्विवेलेंट को डिवाइड किया, उसके फॉर्मूले डिवाइड किया, है ना। और उसके फॉर्मूले जो डिवाइड किया तो हमने किस पे, जो पुराने वाले कप 1000 अपॉन नॉर्मलिटी कप 1000 अपॉन मोलर डिवाइड किया, ठीक है। अब ये रिलेशन देखिए वी डायलेशन पे भी सही होगा और ये रिलेशन इनफाइनाइट पे भी सही होगा, बात समझिए ध्यान से। अगर आप इधर भी लिखेंगे तो इधर भी लिखेंगे तो भी रिलेशन सही, ये रिलेशन जो है ये तो कॉमन रिलेशन है ना। इक्विवेलेंट जो होगा वो अपने मोलर से कनेक्टेड होगा एन फैक्टर के माध्यम से, तो ये कन्वर्जन फैक्टर जो है वो वी डायलेशन पे भी लागू होगा और ये कन्वर्जन फैक्टर आपको इनफाइनाइट डायलेशन पे भी लागू होगा। तो अब ये तो एक जनरल कांसेप्ट है ना, ये तो जनरल कांसेप्ट है, इसको कहीं भी लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एन फैक्टर लगाइए, यहाँ भी है तो यहाँ भी लिखेंगे, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट लिखेंगे। तो बताइए इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, जैसे लिखेंगे तो इसको हटाओ यहाँ से, इसको रिप्लेस कर दो, इसको जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो इसकी जगह आप लिख देंगे जो पीछे से वैल्यू निकाली है, पीछे से वैल्यू निकाली कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ b माइनस एक्स एट इनफाइनाइट और डिवाइड बाई कितना 1 बाय x, खत्म। चेक कर लें तो क्या तीसरा रिलेशन जो लिखा हुआ है ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बात समझ में आती है। तीसरा अगर आपको समझ में आना फटाफट बताइए, आगे बढ़े। कह रहे पिछली क्लास में जो NaCl KCl का कंडक्टेंस था उसमें किसका ऊपर होगा, अभी कहा पिछली क्लास में जब आप अगर आप आए हो तथाकथित, अगर आपको याद हो, कुछ लोगों को सवाल पूछने की आदत होती है, मैं पत्रकार बनूंगा बड़ा हो गया। पिछली क्लास में मैंने आपको जब ये पढ़ाया था कि ग्राफ दोनों के पैरेलल बनेंगे, है ना, दोनों ग्राफ पैरेलल बनेंगे, तो मैंने साथ में ये भी बताया था कि दोनों के स्लोप बराबर है लेकिन दोनों के इंटरसेप्ट बराबर नहीं है, है ना। और फिर मैंने ये भी बताया था कि दोनों के इंटरसेप्ट में किसका इंटरसेप्ट ऊपर होगा वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम ये जान जाएंगे, जब हम ये जान जाएंगे कि कंडक्टेंस किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, ये कैसे देखा जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और ये मैंने बोला था, अगर आपको याद हो, कितनों को याद है मैंने बोली थी इसी बात, बोली थी नहीं। कुछ लोग का काम होता है सवाल पत्रकार बनना, हमको पढ़ने लिखने नहीं, पत्रकार बनना, आएंगे पूछेंगे।
मेरा काम है, ये मेरा लोकतांत्रिक हक है। ठीक है, तो ठीक है, उनका चलने दीजिए, चलता रहता है। कुछ लोग काम आएंगे सवाल पर सुबह उठ के घर में मैंने बोला गया कि अगर तुम 10 सवाल नहीं पूछ के आओगे आज दिन भर में तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। तो मैं 10 सवाल तो पूछूंगा, भले ही वो सवाल मेरी मूर्खता को साबित कर दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना तो मिलेगा ना। मूर्ख बन के खाना खाऊंगा, क्या दिक्कत है? आगे चले आगे। इसलिए थोड़ा सा जो है कुछ पूछ रहे हैं आप, देखिए आपने कितने मिनट वेस्ट कर दिए, आपने करीब 1.5 मिनट वेस्ट कर दिए मेरे, और आप मेरे नहीं बल्कि अपने भी वेस्ट किए, और पूरे जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं उन सबके 1.5 मिनट वेस्ट कर दिए। ठीक है, तो ऐसे लोग समाज की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है, क्योंकि ये अपना अपना काम अपना मतलब खाना मिलने के लिए देखिए 1.5 मिनट वेस्ट कर देंगे, ऐसी बातें पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इनको रोकिए, इनका फर्ज है, आपको भी फर्ज है ऐसे लोगों को रोकिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमें 3 वर्जन मिल गए। नंबर एक इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिखना, नंबर 2 मोलर को मोलर के फॉर्म में लिखना, और नंबर 3 इक्विवेलेंट को मोलर के फॉर्म में लिखना। इतना क्लियर हो गया सब? और इसमें कुछ देखिए, इसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं वो जो अपना हर चीज याद कर लेते हैं, उनको बचपन से आदत पड़ाई गई है, सब याद कर लो। पोएम याद करते करते वो सोचते हैं सब्जेक्ट भी याद कर लिया जाता है, समझ में? तो अपना वो गाने याद 2 चूहे थे छोटे छोटे, वो याद करते करते अपना ये भी याद जाते हैं, कहते इसको भी याद कर लूंगा, क्या दिक्कत है मेरे को। वो लोग क्या करते हैं देखिए, कहते जब इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिखा करो तो क्या सिखाया जाता है, कहते सब में 1 मल्टीप्लाई कर दिया करो, कहते सब जगह 1 1 लगा दो, खत्म हो गया। कहते इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट से कनेक्ट तो सब जगह 1 लगा दो, खत्म हो गया। कहते मोलर को मोलर से कनेक्ट करना हो तो क्या किया करो, कहते मोलर को मोलर से कनेक्ट करना हो तो इधर 1 लगाया करो, इधर ये वाला x यहां लगा दिया करो, ये वाला y यहां लगा दिया करो। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बात बताई, क्या कर रहे हो। फिर कहते हैं जब इक्विवेलेंट को मोलर से कनेक्ट करना हो तो इधर तो 1, इधर तो हमेशा कहते हैं इधर याद करो, हमेशा 1 रहना है, ये रूल है। कहते इधर क्या करेंगे गुरुजी, कहते इधर जो y खोपड़ी में दिख रहा है उसको नीचे डिवाइड कर दिया करो। जब इक्विवेलेंट और मोलर हो तो इधर मोलर जब लिखा जाए तो y यहां डिवाइड कर दिया करो, इसकी खोपड़ी पे x लिखा है x यहां डिवाइड कर दिया करो, ये भी आने का। कहते बहुत बढ़िया बात बताई। फिर दोनों की जिंदगी तबाह हो जाती है, समझ पाए? दोनों उस लिस्ट में आ जाते हैं जिसमें जो है समाज के सबसे मूर्ख व्यक्तियों की लिस्ट बन रही है। अब देखिए जो समझदार आदमी होता है वो कुछ नहीं करता है, वो कहता है लॉजिक चलूंगा मैं। जैसे उदाहरण के तौर पे उसने कहा कि मेरे को मान लो NaCl के लिए 3 बातें लिखनी है, मेरे को कुछ नहीं याद है, पुरानी बातें मान लो मैंने पढ़ी और पढ़ी बस छोड़ दी, मैंने याद तो किया नहीं था, इसको रटा तो था नहीं, ये ना रटा मैंने, ना मैंने ये रटा, तो मैं सीधे लॉजिकल चलूंगा, है ना, प्लेन लॉजिक से। प्लेन लॉजिक कहता है कि भाई साहब दिमाग लेके जाऊंगा बस। मान लिया आपसे किसी ने कहा इक्विवेलेंट लिखना है, एग्जांपल देखिए, लिखने के तरीके आपके डेवलप होने चाहिए फटाफट। आपको इक्विवेलेंट लिखना है किसका, NaCl का, ठीक है। फिर आपको मोलर लिखना है किसका, NaCl का, ठीक है। फिर आपको इक्विवेलेंट तो लिखना है लेकिन मोलर के टर्म में लिखना है, ये 3 बातें हो गई, और इनफाइनाइट पे लिखना है, ठीक। तो पहला आप करना शुरू करिए, आपको भाई साहब मैं इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाल दूंगा, मैं इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाल दूंगा, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मेरे को सोडियम मिल जाएगा और 1 ग्राम इक्विवेलेंट मेरे को क्लोराइड मिल जाएगा। तो मैंने लिखा लॉजिक से कि भाई साहब मेरे को 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम मिल जाएगा, तो मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा तो मैंने इंटू 1 कर दिया, और मुझे 1 ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे क्लोराइड मिल जाएगा, तो मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिख करके इंटू 1 कर दिया। सिंपल लॉजिक, कोई मैंने याद थोड़ी किया। फिर मैं कहूंगा भाई साहब ये कैसे लिखोगे, कहेंगे 1 मोल डाल दो आप, 1 मोल डाल दो। जब 1 मोल डालेंगे NaCl का, है ना, तो 1 मोल आपको सोडियम मिल जाएगा, तो 1 मोल ही सोडियम मिला इसलिए इंटू 1 कर दिया मैंने। सिंपल, मैं मोल कंसेप्ट लिख रहा हूँ, और साथ में मेरे को 1 मोल क्लोराइड मिल जाएगा तो मैंने 1 मोल क्लोराइड लिख दिया, ठीक, तो इंटू 1 यहाँ भी कर दिया, लो भाई खत्म हो गया। कहता ये वाला लिख के दिखाओ, तो कहेंगे ये वाला ऊपर वाले से तो लिखना है, इसी से लिख दो ये वाला। कहेंगे इधर तो एज इट इज चलेगा, कहेंगे हाँ बिल्कुल इधर एज इट इज चलेगा, यहाँ पे इंटू 1 हो गया। कहेंगे फिर यहाँ क्या लिखोगे, कहेंगे इसकी जगह पे मोलर में कन्वर्ट कर दो, इसको मोलर में कन्वर्ट कर दो, इसको मोलर में कन्वर्ट कर दो। तो जब इसको मोलर में कन्वर्ट करोगे तो इसका n फैक्टर 1 है, डिवाइड कर दो, मोलर डिवाइड बाय n फैक्टर। तो क्या लिखोगे इसकी जगह पे, कहेंगे भाई साहब इसकी जगह लिख देंगे इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, मोलर ऑफ Na प्लस डिवाइड बाय उसका n फैक्टर, तो n फैक्टर कितना है 1, जो चार्ज है वही n फैक्टर है। यहाँ पे लिखेंगे मोलर ऑफ क्लोराइड और डिवाइड बाय उसका n फैक्टर इसका भी 1 है, खत्म हो गया, सब जगह इनफाइनाइट लगा लो। क्लियर? इसमें क्या कुछ रटने का क्या था, या फिर सब कुछ समझने वाला लॉजिक है। हर बात का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं आप आराम से, बहुत इजीली, और फटाफट भी लिख सकते हैं, टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा बिल्कुल, ठीक है। तो जितना बोझ कम रखेंगे दिमाग को उतना चीजें स्मूथ रहेंगी वहां, नहीं तो रट के जाएंगे तो कितनी बातें ऐसे रटेंगे। अब सोचिए जो आदमी फिजिकल में रट रहा होगा वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो खूब ही रट रहा होगा, फिर वो बायो में तो मतलब इंतहा ही कर देगा, कितना याद करोगे मतलब। अब देखिए मान लीजिए आपसे कहता है कि CaCl2 क्या चाहिए, CaCl2 में आपको लिखना है इक्विवेलेंट, सेकंड मोलर, और थर्ड आपको इक्विवेलेंट बना। अब देखो फटाफट लिखना सीखते हैं, एक बार कंसेप्ट आ गया, अब देखो फटाफट प्रैक्टिस आपकी हो गई, इनफाइनाइट वगैरह बाद में लगा देंगे, अब थोड़ा जल्दी लिखना, ठीक है। तो बताना 1 ग्राम इक्विवेलेंट मैंने इसका फिगर बताओ क्या लिखा, इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम मिला और 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्लोराइड मिला, फटाफट दोनों को जोड़ दिया, लो भाई हो गया, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। अगले बार इसका 1 मोल फिगर, 1 मोल फिगर तो बताना 1 मोल कैल्शियम मिलेगा 2 मोल क्लोराइड मिलेगा, तो 1 मोल कैल्शियम लिख लो, 1 मोल कैल्शियम इंटू 1, 2 मोल क्लोराइड तो 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड, ये लो भाई। अगला जाओ, अगले में कहूंगा भाई साहब इक्विवेलेंट लिखा, ठीक है, इधर मोलर लिखना है, तो इसी वाले को कन्वर्ट कर लो, इसी वाले कन्वर्ट कर लो, इसको क्या लिख दो मोलर ऑफ कैल्शियम। और आपको नहीं समझ में आता तो आपको रटना है तो भैया सीधे क्या कर दो, इसका जो चार्ज है ये +2 दिख रहा है यहाँ 2 डिवाइड कर दो। अगले वाले में जाओ, अगले वाले में क्या करो, क्लोराइड लिखा हुआ है तो क्लोराइड का कितना लिखा हुआ है -1, तो 1 डिवाइड कर दो, ऐसे मजा आता है, ऐसे कर लो। तो भाई किसी भी तरीके से मतलब आपको ये सब फटाफट लिखना तो आना चाहिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान तरीके से चला है और सब कुछ लॉजिकल है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट से 1 ग्राम इक्विवेलेंट बने, 1 मोल से इसका 1 मोल बना, इसके 2 मोल बने, और इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, बस खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट थोड़ी और प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस पे देखिए सवाल डायरेक्ट आएंगे, सवाल कोई बहुत ऐसा अलग टाइप का नहीं है ना। सवाल में क्या होगा, ये देगा आप जोड़ दो ये आ जाएगा, ये देगा यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ 1 मल्टीप्लाई कर दो ये आ जाएगा, ये देगा यहाँ 2 डिवाइड कर दो यहाँ 1 डिवाइड कर दो ये आ जाएगा। तो यही सब सवाल आएंगे, इसी में क्वेश्चन घूमते रहते हैं। आपको लिखना आना चाहिए, पहली चीज लिखना आना चाहिए, अगर लिखना सीख गए तो सवाल तो वैल्यू पुट करने वाले होते हैं।
मेन चीज जल्दी जल्दी लिखना और सही लिखना। जल्दी लिखने वाला कुछ भी नहीं लिखना है। क्या मैं कुछ भी लिख दूं क्या? मैं उसका नाम लिख दूं, चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आओ समझे। तीसरे में आओ तो इक्विवेलेंट लिखना है आपको, ठीक है? किसका? अभी जरा तुम खुद करके देख लो जीवन में। नहीं, अरे मैं सब देखता हूं, मैं पैसे दिए, तो पैसे दिए तो खुद भी कुछ देख लो, कर लो ना। तो इसको जो करो, इसको करो, बोल इसको चाय पिलाओ, ठीक है? चलो अब इसको लगा जरा। क्या लगाना समझ गया? क्या लगाऊं उसमें? वर्जन लिखना सामने 3 लिख लेंगे, फटाफट चेक करके देखिए आपका सही आ रहा गलत आ रहा है, आप सही लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे। मैं लिखूंगा उसके बाद चेक करो। सबका हो गया? हो गया सबका? चलो देखो, सबसे पहले नंबर 1 पे आओ। सिंपल बिल्कुल चलना एकदम। 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाला तो यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट वाला जब आए तो सिंपल लिख दो, इक्विवेलेंट एल्युमिनियम, इक्विवेलेंट सल्फेट। अब प्रैक्टिस थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। इक्विवेलेंट वाले में हमेशा यहाँ पे आप वन करके निकाल लेंगे फटाफट, 2 लोग हैं बस। इनफिनिट। अगले वाले में आओ। मोलर वाले में क्या करोगे? 2 मोल एल्युमिनियम, फटाफट लिखो 3 मोल सल्फेट। अगले में आ जाओ। इक्विवेलेंट और मोलर से कनेक्ट करना है तो क्या करो? मोलर लिख दो। Al+3 चार्ज कितना? 3, यहाँ 3 डिवाइड कर दो। मोलर लिख दो। सल्फेट पे चार्ज कितना? 2, यहाँ 2 डिवाइड कर दो। दोनों को जोड़ दो, इनफिनिट। कितना सही लिख पा रहे हो? चेक करिए। इसी से चेक होगा कि आपका सवाल में लगेगा नहीं लगेगा। आप सही लिख पा रहे हो, जल्दी लिख पा रहे हो, मतलब कम से कम समय में स्पीड के साथ। ऐसा नहीं कि बोले 15 मिनट तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, तो लगाओ कब भैया? पेपर कब दो? 15 मिनट फॉर्मूला लिखोगे? पेपर कब दोगे? कहने न्यूमेरिकल अगली बार लगाऊंगा, इस बार फॉर्मूला लिख आऊंगा। 6 नंबर पे आइए। पॉइंट क्लियर? इक्विवेलेंट मोलर, 2 मोल 3 मोल, इक्विवेलेंट मोलर, ये जो यहाँ लिखा इसको डिवाइड, ये जो यहाँ लिखा इसको डिवाइड करना। नेक्स्ट 6 नंबर। आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो सोडियम ऑक्सलेट लिख के दिखाओ भाई। सोडियम ऑक्सलेट, कहने पहले इसका फॉर्मूला तो लिख के दिखाओ, बाकी तो छोड़ो। चलो बाकी तो छोड़ो, बड़ी बड़ी बातें, पहले इसका फॉर्मूला लिख के दिखाओ। पहले फॉर्मूला से लिखो। Na2SO4 लिख रहा है कोई, कुछ तो रैम करो धरती में, पहले लाओगे क्या? फिर ऑनलाइन में शक्ल दिखती नहीं, क्या दिक्कत है? कुछ भी करो, पता तो चलेगा कि किसको क्या बोला गया। छुपी बेइज्जती होती है यहाँ पे। अब देखिए सोडियम ऑक्सलेट का मतलब है, सोडियम भैया +1 चार्ज का होता है ना, ऑक्सलेट है C2O4 -2 होता है, तो ये बनेगा 2 इधर आएगा 1 इधर जाएगा, इतना दिमाग लगा लीजिए। Na2C2O4 है ना, Na2C2O4 समझ में आई बात? आप कर लो, चलो लिख के दिखाओ फटाफट। हाँ पत्रकार, मैं पत्रकार लगाओ लिखो इसको। करें मेरे काम से सवाल पूछना, मैं से सवाल पूछूंगा। जब से मेरे हाथ में माइक आया मैं से सवाल पूछता हूँ। लिखो लिखो लिखो, जल्दी से लिखो। जब सबका हो जाए उठा दिखा देना। कितने लोग लिख लिया? तो चेक करते हैं क्या मैं सही लिखा है गलत लिखा है। चलो शुरू करें, ठीक है? कितने में हो जाना चाहिए? देखो पहला, देखो Na2CO4 जब तोड़ोगे पहले तो रिएक्शन लिख लो। अगर आपको नहीं समझ में आता तो रिएक्शन लिखिए। अगर ऐसे तोड़ोगे तो क्या बनेगा? सोडियम बनेगा और ऑक्सलेट बनेगा। तो आप अगर इसका 1 मोल तोड़ेंगे तो 2 मोल सोडियम बनेगा और 1 मोल ऑक्सलेट बनेगा, ठीक है? तो अगर आप इक्विवेलेंट लिखें, फिर आप लिखें मोलर, फिर लिखें इक्विवेलेंट, तो इधर मोलर इधर मोलर, ये 3 वर्जन लिखते हैं ना, ठीक है? चलो स्टार्ट। पहले में क्या करेंगे? यहां पे लिखा आपने अब देखो खटाखट कैसे लिखा जाता है। देखो यहां पे इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाला तो इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा सोडियम का, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सलेट है। अगले में आ जाओ। अगले में आपने 1 मोल डाला, 2 मोल सोडियम, 2 मोल सोडियम, 1 मोल ऑक्सलेट है। इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, इसका जो एन फैक्टर है 1, 1 डिवाइड कर दिया। इसका एन फैक्टर 2 है, 2 डिवाइड कर दिया, खत्म। चेक कर दिया। कितने बात समझ में आ गई? कितने बात सही था? बिल्कुल कितने बात सही था? लिख पा रहे हैं? जल्दी लिख पा रहे हैं फटाफट। बाकी और कुछ रटने की जरूरत नहीं, लॉजिकल चल रहा है सब कुछ ना, एक भी चीज को रटी नहीं है, सिंपल चल रहा है लॉजिकल। चलो अब मान लीजिए कभी आपका सामना हो जाए और थोड़ा कठिन करते हैं मामले को, तो कैसे करेंगे? मान लीजिए आपसे कहते हैं वहां पे सवाल आ गया पोटाशियम का, तो जो आपको कंफ्यूजन होना ज्यादा की दिक्कत हो रही है, एक से ज्यादा कैटायन एक से ज्यादा एनायन बना, मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ जिससे आपके सवाल लग जाएंगे। K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस मान लो सवाल आ गया, ठीक है? ऐसा सवाल आ गया
कहते हैं इसमें कैसे निकालें। अब देखिए बार बार इतना लिखने की जरूरत भी नहीं होती है, आप बार बार लगे पड़े भाई साहब ये सब लिख रहे हैं भाई, आपको पूछेगा क्या, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, ये दो चीजें पूछेगा ना। तो ये तो मैंने आपको लिखना सिखा दिया, ठीक है, लिखना आपको आगे तो आप मुद्दे पे आइए। आपको ऐसा मिलता है डबल सॉल्ट टाइप का, तो आप ज्यादा भावुक मत होइए, इसमें फटाफट करने का तरीका सुने। सबसे पहले आप इसके एक मोल को तोड़ दें, इसके एक मोल को तोड़ दें। इसका आसान तरीका मैं बता रहा हूं, क्योंकि कठिन में जाएंगे फिर आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में और घुसना पड़ेगा। इसमें और कंसेप्ट होते हैं कि कैटायन कितना पार्ट लेगा इक्विवेलेंट में, क्योंकि दो प्रकार के कैटायन है, समझ पाना। ये थोड़ा कठिन टाइप का मामला है, लेकिन मैं आपको इसको आसान बना के बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। इसको जब आप तोड़ेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे 2 मोल आपको क्या मिलेंगे बताओ, 2 मोल पोटेशियम, ठीक है, 2 मोल एल्यूमिनियम और 4 मोल सल्फेट। क्लियर, तो लिख लेते हैं क्या क्या मिला बताओ, इसको तोड़ के देखो। 2 मोल क्या मिला पोटेशियम, इतना समझ में आ रहा है आराम से। और क्या मिला बताओ, यहाँ से देखो 2 मोल एल्यूमिनियम, देखो 2 मोल पोटेशियम मिलेगा, एक एंटिटी तोड़ दो इसकी, एक मोल, तो एक मोल तोड़ेंगे तो 2 मोल यहाँ से पोटेशियम, 2 मोल एल्यूमिनियम, जोड़ते जाओ, 2 मोल एल्यूमिनियम, तो 2 मोलर कंडक्टेंस एल्यूमिनियम, इतना पॉइंट समझ में आ गया। प्लस और क्या मिलेगा, देखो ये भी डन, ये भी डन। अब कौन सा करना है, सल्फेट, सल्फेट को चेक करो, इसको तोड़ के देख लो भैया, यहाँ पे ऐसे नहीं समझ आता, यहाँ पे लिख लो, देखो इसको तोड़ोगे तो बनेगा 2K प्लस प्लस 2Al+3, और यहाँ से आएगा एक सल्फेट, यहाँ से आएंगे 3 सल्फेट, तो क्या टोटल 4 सल्फेट लिखें। हाँ भाई, नेट में 4 सल्फेट हो गया ना, देखो यहाँ से आएगा एक सल्फेट, यहाँ से आएंगे 3 सल्फेट, दोनों को जोड़ दो तो कितने हो गए, 4 सल्फेट। क्लियर। अच्छा पानी को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे, पानी को नहीं देख रहे हैं, ध्यान दीजिए पानी यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। क्या बोला, ध्यान सुनिए, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कि जो पानी है वो यहाँ पे क्रिस्टलाइन वाटर होता है, और क्रिस्टलाइन वाटर जो होते हैं वो आयंस नहीं देते हैं, तो ये आपको आयंस नहीं देगा, और जब ये आपको आयंस नहीं देगा तो इसका कोई कंडक्टेंस यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा, ठीक है, इसको छोड़ देना है। अब बताओ क्या क्या लिखें भाई, 2 मोल पोटेशियम डन, 2 मोल एल्यूमिनियम डन, अब 4 मोल सल्फेट जोड़ दें इसमें, 4 मोल सल्फेट और जोड़ दो भैया, हो गया। क्लियर। और जो इन तीनों को जोड़ देंगे तो बताइए 2 मोल सोडियम, 2 मोल पोटेशियम, 2 मोल एल्यूमिनियम, 4 मोल सल्फेट, तो 2 मोल पोटेशियम डन, 2 मोल एल्यूमिनियम डन, और ये 4 मोल सल्फेट भी डन, इसका कोई कंडक्टेंस नहीं है। तो क्या मैं इसका अगर 1 मोल डालूंगा तो मेरे को यही तीन लोग मिलेंगे, इन्हीं तीन का कंडक्टेंस मिलेगा, इनका कंडक्टेंस उठा के मैंने जोड़ दिया, इसका कंडक्टेंस मैंने उठा के जोड़ दिया। तो बताइए यहाँ पे 1 मोल का कंडक्टेंस आपको देखना था, 1 मोल का कंडक्टेंस किसके बराबर होगा, इसका इन्हीं के समेशन के बराबर होगा, 2 मोल सोडियम के, 2 मोल एल्यूमिनियम के, और 4 मोल सल्फेट के, इतना क्लियर। फिर जब आपका मोलर निकला है तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, बस आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, कौन सा वाला, ये वाला। भाई वहां पे सवाल पूछेगा तो मोलर को कनेक्ट करना होगा ना, किससे, इक्विवेलेंट से, ये तो करना होगा। तो बताओ मोलर को इक्विवेलेंट से कनेक्ट करने की रिलेशन है, तो बताओ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोलर अपॉन एन फैक्टर, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलर अपॉन एन फैक्टर। अब इसका एन फैक्टर निकाल चुके हैं हम लोग, बताओ एन फैक्टर कितना आता है इसका, कर चुके हैं। या तो कैटायन पे पॉजिटिव देख लो, यहां से देखो, यहां से देख लो 8, अरे भाई साहब 5 बता रहा कोई, इसका एन फैक्टर बता चुके हैं कई बार। यहां से देखोगे तो पोटेशियम पे 2 का पॉजिटिव, यहाँ पे एल्यूमिनियम पे 2 × 3 6 का पॉजिटिव, देखो 6 का पॉजिटिव यहां से, 2 का पॉजिटिव यहां से, तो कैटायन पे टोटल 8 का पॉजिटिव हो गया। और यहाँ एनायन से देखो तो कितना होगा, कई बार बता चुके हैं। एनायन से देखो एक सल्फेट में -2 है तो 4 सल्फेट में 4 × 2 यानी कि 8 का नेगेटिव होगा, तो यहाँ से 8 का नेगेटिव, यहाँ से 8 का पॉजिटिव, तो चाहे कैटायन से देख लो और चाहे एनायन से देख लो, किसी भी तरीके से देख लो तो 8 है आंसर। तो एन फैक्टर कितना भी है इसका, तो इसका एन फैक्टर है 8, किसका, पोटाशियम का, ठीक है। देन फैक्टर यहाँ लगा दो 8, तो बताओ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर डिवाइडेड बाय 8। क्लियर मामला। और एक बार अगर आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट कर लो, एक बार अगर आपको ये मिल गया रिलेशन, तो बताइए दोनों में से एक निकला तो दूसरा तो क्या निकलेगा ना, फिर टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। वहां पेपर में सवाल आता है तो क्या बैठ के दोनों बैठ के निकालोगे फालतू, दोनों में से एक निकला है तो दूसरा तो निकलेगा ना, तो यहां से जो मोलर आएगा उसको उठा के पुट कर देना, ठीक। और मोलर में इनपुट जैसे ही पुट करोगे तो वहां पे ये लगा देना, 8 यहाँ लगा देना, डिवाइड कर देना, आपके इक्विवेलेंट मिल जाएगा। कितनी बात समझ में आ गई कैसे करेंगे सवाल आएगा तो। हेलो, तोड़ो भैया जरा, बात अगर समझ में आ गई तोड़ो फटाफट आगे चलो। तो क्या पॉइंट क्लियर, सवालों की तरफ चले। अब आप सवाल लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। एन फैक्टर एक बार बता दें, एन फैक्टर बताया मैंने कई बार, किसी भी सॉल्ट की एक एंटिटी को तोड़ दो, टोटल जो कैटायन बने उन पे पॉजिटिव देख लो, या फिर टोटल जो एनायन बने उन पे नेगेटिव चार्ज देख लो। तो यहाँ कैटायन पे देखो तो 6 2 का पॉजिटिव और ये 6 का पॉजिटिव तो 8 का पॉजिटिव, तो यहां से देखोगे तो भी एन फैक्टर 8 आ रहा है, और एनायन से देख लो तो भी 4 सल्फेट है, एक में -2 है तो टोटल 8 का नेगेटिव है, तो यहां से भी 8 आ रहा है, ठीक है। चलें चलो भैया आगे बढ़ो, अब सवालों की तरफ बढ़े, मैं स्लाइड अपलोड कर लेता हूं फटाफट। तो मतलब आपको इस टाइप का कांसेप्ट क्लियर हो गया कि इस टाइप का सवाल कुछ आएगा तो हम कर लेंगे, अभी कर लेंगे क्या, तो ये मैं कैसे कह सकता हूँ, आओ भैया 8 नंबर पर चेक करें कैसे कह सकते हो, चेक करो, इसमें कुछ क्वेश्चन तो हम लोग लगा चुके हैं, सब हो चुका, हो गया। वेरिएशन देख रहे हैं, सब वेरिएशन है, सब हो चुके हैं। याद आता कुछ हाफ ड्रिफ्ट देखो वेरिएशन करा चुके हैं, ये देखो ये टाइट्रेशन वाला वेरिएशन था, ये आ जाओ 6 नंबर पे, ठीक है। 8 नंबर स्लाइड है, चलो स्टार्ट करो। मॉड्यूल दे दीजिए, बहुत बढ़िया, मॉड्यूल नहीं मिला अभी तक, मॉड्यूल वहां ग्रुप नहीं पड़ा क्या, ग्रुप में मॉड्यूल है नहीं है, भेज दिया, कहां ग्रुप पे भेजा होगा ना, कितने ग्रुप से मिल गया मॉड्यूल, यस लिख दीजिए, कौन सा ग्रुप,
ये तगड़ा दिया, कौन सा ग्रुप? मैं सिंगल हूं, वो भी अखंड। लिंक बताओ भैया इनको, इनको कहीं भी लिंक ही नहीं मिला अभी तक। इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, मतलब इतने चैप्टर खत्म हो गए, इनको भैया टेलीग्राम का लिंक ही नहीं मिला अभी तक। दुनिया भाई साहब सब खत्म, कोर्स खत्म हो उसके बाद लिंक ही मांगते हैं, एग्जाम हो गया भैया लिंक बताओ। कहाँ रहते हो, कौन सी दुनिया में रहते हो? बताओ लिंक बताओ ये लोग, बाकी लोग लिंक बताओ जल्दी से। हाँ, फ्रॉग उसका नाम पुन्नू है, पीछे पुन्नू बैठा है। पुन्नू बहुत पढ़ाई कर रहा है आजकल, सब्सक्रिप्शन लिया उसने। @JStar अचीवर, चलो ये लगाओ, ये लगाओ, छोड़ो सब, इधर आओ भैया, इसको चाय पिलाओ। तो देखो सवाल पहले पढ़ लो फटाफट जल्दी से। पहले मोलर कंडक्टेंस आपको एल्युमिनियम सल्फेट का दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। अच्छा एक पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट कि जो मोलर कंडक्टेंस आपको दिया हुआ है 189 और 160, ये कौन सा वाला दिया है, मतलब वी डाइल्यूशन वाला या इनफिनिट डाइल्यूशन वाला? ये कैसे पता चलेगा, यहाँ तो लिखा ही नहीं, देखो अभी। अच्छा कोई नया स्टूडेंट है तो उसको बता दो भैया, ये @JStar अचीवर, नए लोग जुड़ रहे हैं बिल्कुल। मैंने कहा था ना, पढ़ाता मैं 2 ही बैच हूँ लेकिन पढ़ते सारे बैच वाले हैं। ये लो, अब सुनो मेरी बात, बताओ इंपॉर्टेंट कि बताओ, मुद्दा ये है कि जब भी आपको मोलर कंडक्टेंस दिया जाए और कुछ ना दिया जाए कि वी का है या इनफिनिट का है, तो आप इनफिनिट वाला मानेंगे, मान के चलेंगे उसका मैक्सिमम कंडक्टेंस ये जो दिया जाएगा, ये जो वैल्यू दी जाती है, ये मैक्सिमम कंडक्टेंस की दी जाती है सवाल में। तो ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्लियर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कुछ, तो आप इनफिनिट डाइल्यूशन वाला एज्यूम करके चलेंगे, आप मान के चलेंगे इनफिनिट डाइल्यूशन वाला एज्यूम करके चलने का मतलब आप मान के चलेंगे कि ये इनके मैक्सिमम कंडक्टेंस दिए हुए हैं। तो ये एल्युमिनियम का मैक्सिमम कंडक्टेंस दिया हुआ है और ये सल्फेट का मैक्सिमम कंडक्टेंस दिया हुआ है। और कौन सा वाला दिया हुआ है? मोलर दिया हुआ है, क्योंकि यूनिट देखें तो मोल इनवर्स है और यहाँ लिख भी दिया उसने मोलर कंडक्टेंस। कई बार वो ऐसा करेगा कि यहाँ पे मोलर काट देगा, ये मोलर गायब कर दिया मान लो उसने। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं, कंफ्यूजन होंगी तो अभी क्लियर कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे इसके ऊपर सफेदा लगा दिया, अब कहते सवाल ऐसा आ गया, अब बताओ कैसे पहचानोगे कौन सा दिया हुआ? अब कैसे पहचानो कौन सा दिया, मतलब ऐसा सवाल आ गया तो अब यूनिट देख के पहचान लेंगे, समझ में आ रही बात? यूनिट देख के। और कभी कभी क्या करेगा, कभी कभी मान लीजिए उसने यूनिट ही नहीं दी है ना, तो ये दे देगा, फिर आपको यूनिट नहीं देगा तो फिर ये दे देगा, मतलब कुछ ऐसा हिंट जरूर देगा जिससे आप समझ जाएंगे। अच्छा दूसरी बात है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, आपको दोनों निकालना है, ठीक है? तो पोल करता हूं मैं, चलो मेरे ख्याल से मैं सवाल लगा तो यही होगा। पोल शुरू करें, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। इक्विवेलेंट और मोलर, यूनिट वही फिक्स है। चलिए पोल स्टार्ट। चेक करिएगा सो तो नहीं गया। पत्तर प्रश्न सही हुआ, सिद्धांत कौटिल्य नेहा। देखो 9 नंबर स्लाइड पे सॉल्व करें भैया। आइए समझे, सबसे पहले मोलर निकालो भाई, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मोलर निकाल लिया करो ना। तो मोलर निकालो फटाफट, कैसे निकालोगे बताओ? मोलर मोलर दिखने में बहुत आसानी होती होगी आपको, सीधे मोल कंसेप्ट लगाना होगा आपको, बस इसको तोड़ दो भाई। तो 2 मोल एल्युमिनियम बना, कैसे लिख लिया करो? 2 मोल एल्युमिनियम। आपको तकलीफ हो तो आप आसान तरीका पकड़ो ना, आप मोलर लिख लिया करो, 2 मोल एल्युमिनियम 3 मोल सल्फेट, इतना तो सबको समझ में आता है, मोल कंसेप्ट चल रहा है सिंपल एकदम, ठीक है? ये लिखने के बाद फटाफट इसकी वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे तो बताओ, 2 इसका मोलर कंडक्टेंस पीछे से उठा लो, 189 इसका 160, यहाँ पे लगा लो 189 और यहाँ लगा लो 160। इसको सॉल्व करो, सॉल्व किया होगा तो आ रहा होगा ये 858 आ रहा है, ठीक है? ये 858 आ गया तो ये मोलर आ गया, और अगर ये मोलर आ गया तो बताइए इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं फिर खुद से। मोलर इज इक्वल टू n फैक्टर टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट। तो बताओ मोलर इज इक्वल टू n फैक्टर कितना है इसका? 2 into 3 यानी कि 6 टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट, बस खत्म हो गया। तो मोलर आपको मिल चुका है, यहाँ पुट कर दो। फिर से फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 2 बार फॉर्मूला नहीं लगाया जाता है, एक बार लगाएंगे दूसरा अपने आप आ जाएगा रिलेशन से। इसीलिए इस रिलेशन का फायदा समझ पा रहे हैं, इससे क्या एक निकला है तो दूसरा अपने आप निकला है, इक्विवेलेंट अपने आप आ जाएगा, यहाँ से 858 डिवाइड बाय 6 143। क्लियर? चले नेक्स्ट, हेलो फटाफट उठे, आगे बढ़े। उसके बाद अगला पॉइंट है, आगे के सवाल आपको लगाने के लिए, जैसे आप और भी आगे सवाल है, जैसे ये है ना, आगे सब सवाल है, इनको लगाने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर, इन सबको पढ़ लगाने के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो इनको पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा वो जरा पढ़ लेते पहले। तो 9 नंबर के बाद आ जाए 10 नंबर। तो अगला पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ कोलॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कोलॉस लॉ, देखिए ऐप नंबर 1, ऐप नंबर 1 है कि अच्छा कोलॉस लॉ आपने निकाला क्यों था, क्या जरूरत थी कोलॉस लॉ पढ़ने की? आप एक्सट्रापोलेशन तो पढ़ चुके थे ना इसके पहले, तो कोलॉस आप क्यों पढ़ रहे थे? तो एक्सट्रापोलेशन में एक समस्या थी,
एक्स्ट्रापोलेशन जब ग्राफ से चीजें निकालते थे तो वहां जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस आसानी से आ गया था ग्राफ की मदद से, क्योंकि वो ग्राफ आगे चल के कट कर रहा था, इंटरसेप्ट दे रहा था। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसका ग्राफ इंटरसेप्ट नहीं होकर के पैरेलल हो जा रहा था। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकल नहीं पा रहा था। कहां से? फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड कौन सा? एक्स्ट्रापोलेशन, पिछली क्लास में हो चुकी बात है। तो जब उसमें निकल नहीं पा रहा था तो हमें एक नया मेथड जन्म किया। वो नया मेथड क्या था भाई? नया मेथड जो निकाला वो कोल्लॉस लॉ। अब ये नया मेथड हमें क्या करता है? गरीबों का हक दिलाने के लिए आया मेथड। स्ट्रॉन्ग का तो काम पहले ही हो गया था, वीक का काम नहीं बना था भैया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे निकाला जाए, इसका मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट पे कैसे निकाला जाए वीक का, वो किसने बताया? वो मैं कोल्लॉस ने बताया। तो इसकी मदद आप लेकर के वीक का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे निकालेंगे वही चर्चा करने बैठे हम लोग। जैसे एप्लीकेशन नंबर 1 में मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन की फॉर्म भी समझे। एक ये दिया जाए, दूसरा ये, तीसरा मान लो ये। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दे दी क्वेश्चन में, एक्स की कोई वैल्यू होगी 10 20 50 100 कुछ भी दे देगा, देगा डेटा चेंज होता रहता है। इसका वाई दे दिया, इसका जेड दे दिया, यहां लगा दिया इनफाइनाइट। क्योंकि ध्यान दीजिए कोल्लॉस लॉ पूरा जब से आप पढ़ रहे हैं तब से एक चीज तो फिक्स है भाई साहब, हर जगह इनफाइनाइट। कहीं मिस हो जाता है समझ जाना इनफाइनाइट। लेकिन हर जगह यहाँ पे जितने भी सवाल आपने लगा, जितनी बातें करी, सब जगह इनफाइनाइट है। कहीं अगर मिस हो जाए तो आप इनफाइनाइट लगा लीजिएगा, मेरे ख्याल से मिस तो कहीं हुआ नहीं। ठीक है, मिस करने की बात मत करो, इमोशनल हो जाते हो। हाँ सुनो, अब मुद्दा ये है, आवाज मेरी थोड़ी कम होगी, तबियत थोड़ी मेरी मसाज मसाज समझते हैं, नॉट वेल, है ना। अब देखिए यहां पे समझिए थोड़ा कि ये 3 व्यक्ति आपको दिए हुए हैं, ठीक, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और इन तीनों की मदद से आपको निकालना चौथा वाला। चौथा वाला मतलब कौन? चौथा वाला इधर, चौथा वाला मतलब ये, ये निकालना, ये सवाल आ गया। मान लो आप कहते हैं भाई साहब ये एक्स वाई जेड है तीनों, और आपको इसका आंसर बताना है ना, इसका आंसर बताना है एक्स वाई जेड के टर्म में बताना है। ठीक है, तो चलो मैं 4 ऑप्शन देता हूं, लगा देखें कुछ दिमाग लगता है तुम्हारे। ऐसे 4 ऑप्शन आते हैं, सब एक जैसे ही लगते हैं, कैसा भाई भाई लग रहे हैं। कहते कोई भी टिक कर लो, कोई बुरा तो नहीं मानेगा। लगा भी लग जाए तो उंगटा दिखाना, जिसका से लगता है वो लोग उंगटा दिखाओ। ठीक है, चलो पोल शुरू कर रहा हूं मैं ना, स्टार्ट। आसान है, हो जाना चाहिए आपसे। 77% लोग सही हुए, चलो काफी लोग सही हुए। सिद्धांत कौटिल्य ओंकार, देखिए क्या करना है, सिंपल आपको ऐसे सवालों में क्या करना है, इसको तोड़ लिया करो, तोड़ लिया करो इसे। इसका देखो एक मोल तोड़ोगे, इसका एक मोल तोड़ोगे, इसका एक मोल तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? पहले वाले का तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? एक मोल आपको CH3CO माइनस मिलेगा और एक मोल आपको Na प्लस मिलेगा। ठीक है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट तोड़ दिया। इसको तोड़ोगे तो सिंपल एक मोल H प्लस मिलेगा और एक मोल क्लोराइड मिलेगा। इसको तोड़ दो तो एक मोल सोडियम मिलेगा और एक मोल क्लोराइड मिलेगा। अगर किसी के 2 मोल मिलते मान लो तो क्या करते हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं सब चीजें। मान लीजिए यहीं पे किसी के 2 मोल मिलते सपोज, तो जिसके जितने मोल मिलते हो यहाँ मल्टीप्लाई, 2 मिलते 2 मल्टीप्लाई, 3 मिलते 3 मल्टीप्लाई, 4 मिलते 4 मल्टीप्लाई, जिसके जितने मिलते हो मल्टीप्लाई कर देते। एकदम आसान है, कोई दिमाग पे जोर नहीं पड़ता, एकदम इजी चल रहा है। तो यहाँ भैया 1 मोल मिला तो 1 मोल कर दिया, यहाँ 1 मोल मिला तो 1 मोल कर दिया, 2 2 मिलते 2 2 कर देते, 1 2 मिलते 1 2 कर, जो मिलते उतने कर देते। चलिए अब मान लो मैंने ऐसा कर लिया, उसके बाद मुझे इसका आंसर निकालना है। तो इसका आंसर निकालना तो मैं क्या करूंगा, इसकी भी एक मोल को तोड़ूंगा। अच्छा, इसका एक मोल जब आप तोड़ेंगे, ये चौथा वाला जो है और जो पहले 3 है उनमें जरा फर्क देखिए। अगर आप चौथे वाले को मान लो ऐसे लिखते हैं, कहते साहब मैंने इसको स्टेट में तोड़ दिया और एक प्रोटॉन एक मोल बन गया और ऐसे तोड़ दिया, तो ये बताओ कि ये जो लिखा है इसमें आप अगर ध्यान दें तो इसका अल्फा 1 माना है क्या? अब इसका अल्फा 1 माना है क्या? इसको कैसे तोड़ दिया आपने 100%? ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। देखो ये जो पहले 3 है वो कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये सॉल्ट है, सॉल्ट जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, आयनिक पढ़ चुके हैं, केशव ने भी पढ़ी है। और HCl क्या होता है? हालांकि केशव का कुछ होना नहीं है, उसने सिर्फ पढ़ी है, वो अगली बार फिर पढ़ेगा। तो बताइए ये क्या, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो ये वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो इसका अल्फा 1 है। HCl क्या स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका भी अल्फा 1 है। NaCl सॉल्ट, इसका भी अल्फा 1 है। तो इन सबका अल्फा तो वैसे भी बने ना, तो अगर इनफाइनाइट नहीं भी लगाते, इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं भी देते, वी डाइल्यूशन भी देते तो भी इनका अल्फा 1 होता। अगर आप इनको वी डाइल्यूशन भी देते तो भी इनका अल्फा 1 ही होता। लेकिन क्या हम एसिटिक एसिड को अगर वी डाइल्यूशन देते, वी डाइल्यूशन, तो क्या इसका अल्फा 1 होता ना, तब आप आयनिक में चले जाते और इसका सी में से सी अल्फा जा रहा होता। लेकिन आपने क्योंकि इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया है, तो आपने जब शुरुआत में एकदम बात की थी तो वहां लिखा था अकॉर्डिंग टू कोल्लॉस लॉ, उसमें कुछ एजम्पशंस लिखे थे कि पहला पॉइंट ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लगाया जाता है, दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप सभी व्यक्तियों का अल्फा 1 मानेंगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो और चाहे वो वीक हो। क्योंकि अगर आप इतना सारा पानी दे देंगे किसी को, इनफाइनाइट पानी, तो चाहे कैसा भी इलेक्ट्रोलाइट हो वो 100% टूट जाएगा। आप कहेंगे कि एसिटिक एसिड तो कभी नहीं टूटता है, तो आप कहेंगे वही तो मैं भी कह रहा हूं, मैंने क्या बोला, आप सेंटेंस ध्यान से सुना नहीं आपने। अगर आप इनफाइनाइट पानी देंगे तो एसिटिक एसिड 100% टूट जाएगा। आप कहेंगे एसिटिक एसिड कभी नहीं टूटता, वही तो मैं भी कह रहा हूं, तुमने कुछ और कहा, तुम तो कह रहे टूट जाता है।
मैं कह रहा हूं कि अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे देंगे, इनफाइनाइट पानी दे देंगे, तो एसिटिक एसिड 100% टूट जाएगा। अब इनफाइनाइट पानी जो है, जैसे मतलब मान लीजिए आपको कहना है कि अगर आप जैसे दिन रात पढ़ लेंगे सीरियस होकर, दिन रात पढ़ लेंगे सीरियस होकर, तो आपका एकदम रैंक 1 आ जाएगी। तो मैंने कुछ और बात भी बोल दी क्या? समझ में? वैसे ही देखिए ये भी है। जैसे मान लीजिए आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे देंगे, है ना? इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे देंगे तो भाई एसिटिक एसिड 100% टूट जाएगा, ठीक बात है। लेकिन भैया इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिलता कहां है? समझ दूसरी वाली बात, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिलता कहां है? जब मिलता नहीं तो एसिटिक एसिड टूटता कहां है? बिल्कुल ठीक बात। आई लाइक इट। चलिए, तो बात समझ में आ गई। तो मैं वही कह रहा हूं कि एसिटिक एसिड कभी भी 100% नहीं टूटता। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एसिटिक एसिड कभी भी रियलिटी में 100% नहीं टूटता है। तो कहेंगे फिर यहां तो तुमने तोड़ा, तो कहेंगे यहां इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी तो दिया। आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे पाओगे कभी रियलिटी में? नहीं, नहीं दे पाओगे, रियलिटी में कभी होगा नहीं। तो मैंने पहले कहा था ये सब एजम्पशन बेस्ड चीजें हैं। रियलिटी में कभी भी लैब में आपको इनफाइनाइट पानी कहां से मिल जाएगा? ये सब कॉपी पेन पे चल रहा है, समझ पा रहे हैं? कॉपी पेन पे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लिया मैंने लिख दिया कॉपी पे कि मैं दुनिया का सबसे समझदार आदमी हूं, लिख सकते हैं ना? कोई रोकेगा क्या आपको? बताइए, कोई नहीं रोकेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो। अब देखो होगा क्या कि आपको इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपने इसको तोड़ दिया, तो ये वाला और ये वाला, ये दो आयन का समेशन आपको चाहिए। तो मतलब पहला पॉइंट हुआ कोलॉस लॉ में आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही सवाल लगाते हैं, मतलब एक काल्पनिक लॉ है। दूसरी बात, जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सवाल लगाते हैं तो आप हर व्यक्ति का अल्फा 1 मानते हैं, चाहे वो सॉल्ट स्ट्रांग हो, चाहे वो वीक एसिड हो, हर व्यक्ति का आप अल्फा 1 मानेंगे, यानी कि सबको 100% तोड़ डालेंगे। तो आपने इसको भी 100% तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया, फिर आपको ये दो आयन मिल गए। इन दोनों आयन का जो एक एक मोल का मैक्सिमम कंडक्टेंस उसको आप जोड़ दें, वही आंसर है। वो निकालने के लिए आप क्या करें, इसको ले लें और इसके साथ में इसको ले लें। देखिए ये वाला स्ट्रेट ले लें, ये वाला, ये चाहिए आपको, और साथ में आपको ये चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो एक्स और वाई जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये कुछ एक्स्ट्रा लोग भी आ गए। देखिए एक्स्ट्रा प्लेयर, ये आपको चाहिए नहीं थे, आपको ये दोनों चाहिए थे, ये दोनों यहाँ चाहिए थे, इनको जोड़ दिया मैंने, एक्स प्लस वाई जुड़ गए, ये दोनों जुड़े, ये जुड़े, ये जुड़े, लेकिन ये जुड़ते ही ये आ गया अपना, लेकिन ये एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ गया। अब इन एक्स्ट्रा खिलाड़ियों को हटाओ, हटाने के लिए आपको ये दिया हुआ है, इसको उठा के माइनस कर दो, तो ये दोनों एक्स्ट्रा खिलाड़ी इससे कट जाएंगे, तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है मैंने कैसे बात? तो बताइए क्या लिखें? फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें और थर्ड वाले को उसमें से माइनस कर दें। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई, और थर्ड वाले को उसमें से माइनस कर दें तो माइनस। क्लियर? जब फर्स्ट सेकंड को ऐड करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये सब जुड़ जाएंगे, इधर वाले भी इधर वाले, फिर इन दोनों को माइनस कर दो, तो ये दोनों कट जाएंगे, इसके इससे और इससे देखो कट जाएंगे ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये दोनों बच जाएंगे। ये आंसर कितना बात समझ में आ गई? सामान्य ज्ञान बिल्कुल चल रहा है। ओके ठीक है, तो यहां पे बात लिख सकते थे कि ये सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे और ये सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट थे। सवाल खत्म हो चुका है, सवाल ऐसे ही आते हैं इसमें, सवाल तो खत्म हो गया। पहला सवाल आपको ऐसा मिलेगा, बस इसमें वेरिएशन जरा सा और हो सकता है कि यहाँ पे कभी कभी जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड आ गया तो आप भैया तोड़ लेना उसको, Ba+2 और 2OH नेगेटिव लिख लेना, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं ना। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड आ गया तो भाई 1 मोल बेरियम बनेगा, 2 मोल हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो कर लेंगे ना उसको गुणा भाग। तो इतना तो समझ में आता है, ठीक है। अभी हम लोग सवाल और लगा लेंगे, लेकिन मुद्दा ये कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब अगर आप इतना पढ़ के आगे निकल लेंगे तो ठीक है, ठीक ठाक हो गया काम, सवाल लग जाएगा आपका। लेकिन आप जिंदगी में कभी अंदर नहीं जा पाएंगे कंसेप्ट के, कंसेप्ट के अंदर जाइए तो मुद्दा ये है, वो पूछेगा आपसे, कोई समझदार आदमी होगा पूछेगा कि बताओ इसका तुम निकलवा रहे हो, कह हाँ, कह इसके तुम्हें दिए हुए हैं, कह हाँ, इसके कहां से दिए हुए हैं? पूछेगा इसके जो एक्स की वैल्यू है क्वेश्चन में दी जाएगी 100 250, कह हाँ, वाई दिया जाएगा 200 300, हाँ, जेड भी दिया जाएगा, कह हाँ, फिर कहां से दिया जाएगा? ये वैल्यू आती कहां से? कहने कहीं से आती है, कहीं वहां से ये क्यों नहीं आ जाती है, वहां से ये क्यों नहीं आ जाती है, इसको निकालने के लिए इतना ड्रामा क्यों किया जा रहा है? तो आप कहेंगे मेरे दोस्त ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इनकी जो वैल्यूज है वो एक्सट्रापोलेशन मेथड से निकाली गई है। इनकी जो वैल्यूज है वो एक्सट्रापोलेशन मेथड से निकाली गई है, और जो एक्सट्रापोलेशन मेथड होता है वो वीक के ऊपर वैलिड नहीं होता है, इसलिए वीक का वहां से नहीं निकल पाया है। इसलिए वीक का निकालने के लिए हम लोगों ने कोलॉस लॉ की मदद ली है, इसीलिए इसको एप्लीकेशन ऑफ कोलॉस लॉ कहते हैं। दुनिया दो हिस्सों में बटी, मैंने आपको पहले कहा था। एक वो जो ये पढ़ के निकल जाते हैं, बहुत तेजी में आगे बढ़ जाते हैं, उनका कोर्स खत्म हो जाता है बहुत जल्दी, लेकिन साथ ही साथ वो भी खत्म हो रही है, उनको पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। एप्लीकेशन नंबर 2 पे आ जाएगी। दूसरा एप्लीकेशन ये कहता है कि टू फाइंड आउट अल्फा, अल्फा निकालते हैं। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप आयनिक पढ़ रहे हैं तो डिग्री ऑफ, या आयनिक जैसा कंसेप्ट लगाने, क्योंकि आप इलेक्ट्रोलाइट डील कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइट डील कर रहे हैं, तो आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बोल सकते हैं, ये भी चलेगा। तो मान लीजिए आप ये निकाल लें, कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा? अल्फा को डिफाइन करेंगे, अल्फा को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आपने पहले अल्फा पढ़ा, याद करिए, अल्फा पढ़ते थे कि 1 मोल में से अगर x मोल गए तो अल्फा है x/1, याद आता है? कम बात है, समझ क्यों नहीं याद आता? देखिए यहां थोड़ी बातें कर लें पहले, फिर लौट के आते हैं। मान लीजिए कहता है अल्फा क्या होता है, थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले केमिकल में की भी मैंने, आयनिक में भी की है। तो नंबर ऑफ मोल मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल, ये बातें हुई थी। तो 10 सेकंड में फटाफट देख लीजिए कि क्या है अल्फा। तो मान लीजिए आपने 1 मोल लिया, उसमें से x मोल चले गया, तो अल्फा क्या है? अल्फा है 1 में से x अगर गए तो x ही अल्फा है, ठीक है, यही अल्फा है। अच्छा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? x/1 भी लिख सकते हैं। तो अगर आप नए नजरिए से अल्फा को देखना शुरू करें तो अल्फा का मतलब होता है कि कितना टूटा है, कितना टूटा है एक्चुअली वास्तविकता में, और कितना टूटने के सपने देख सकता था। समझ पा रहे? ऊपर हकीकत होती है, अल्फा को जब भी आप डिफाइन करें तो ऊपर क्या होती है? ऊपर हकीकत होती है, और नीचे फसाना होता है। फसाना वो होता है जिसके बारे में आपसे सोच सकते हैं। समझ पा रहे हैं? हकीकत डिवाइडेड बाय फसाना इज इक्वल टू अल्फा। जैसे मान लीजिए आपसे बात की जाए कि आपने 2 मोल लिया और 2 मोल में से मान लीजिए आपके y मोल चले गए, तो सवाल उठता है अल्फा कहां है? तो आप कहेंगे अल्फा इज इक्वल टू कितना टूटा है? इतना टूटा हूं छूने से बिखर जाऊंगा। हाँ, कितना टूटा बताओ?
वाई। ठीक है, कितना टूटने के बारे में, मान लीजिए किसी के 2 मोल लिया आपने, तो कितना टूटने के बारे में वो मैक्सिमम सोच सकता है ख्यालों में, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये हो सकता है। रियलिटी तो उसकी वाई है, देखिए रियलिटी है वाई, सोच वो 2 के बारे में रहा। तो ये ऊपर क्या है, ये हकीकत है, सच्चाई, और ये क्या है, ये फसाना है। हकीकत अपॉन फसाना इज इक्वल टू अल्फा। क्लियर मामला। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है, एक और तरीका देख ले। इस वाले में आप ऐसे भी समझा सकते थे कि 2 में से अगर वाई गया है, तो मेरे दोस्त अगर 2 में से वाई गया है, तो फिर 1 में से वाई बाई 2 जाएगा, और 1 में से जितना जाएगा वही अल्फा है। ऐसे भी बता सकते, देखो ये लॉजिक भी, ये भी ठीक है। 2 में से अगर वाई गया है, तो 1 में से कितना गया, वाई बाई 2, तो 1 में से जितना जाता है वही अल्फा होता है, तो अल्फा वाई बाई 2 हो गया। ये भी तरीका है। तो दोनों तरीके ठीक है ना, ये वाला कांसेप्ट भी ठीक है, इससे निकाल लें, या फिर ये देख लें हकीकत अपॉन फसाना, इससे भी ठीक है। तो अल्फा समझ में आपको आ गया। अल्फा का मतलब होता है ऊपर आप सच्चाई लिखिए, वास्तविकता में क्या हो रहा है, नीचे आप वो लिखिए जो मैक्सिमम होने के बारे में वो सोच रहा है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। इसीलिए यहां पे जब अल्फा को डिफाइन किया गया, तो अब आप समझ पाएंगे कि मैं क्या लिख रहा हूं। वो बात पीछे वाली अगर आपने समझ लिया, तो अब आप समझ पाएंगे कि मैं क्या लिख रहा हूं। तो मैंने ऊपर लिखा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और जब नीचे बारी ये लिखने की, तो मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन, टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रोलाइट। तो पूछा वैसे भी कैसे लिखा, तो आप कहेंगे ऊपर लिखी मैंने सच्चाई, कितने आयन वो वास्तविकता में अभी फिलहाल रियलिटी में दे पा रहा है। नीचे क्या लिखा मैंने, कितने देने के बारे में वो मैक्सिमम सोच सकता है। मतलब सोचने की भी लिमिट होगी ना। अब जैसे NaCl है, NaCl भाई साहब सोचेगा भी तो कितना सोचेगा। अगर आपने 1 मोल मान लीजिए इसका डाल दिया कंटेनर में, तो कितने मैक्सिमम मोल देने के बारे में सोच सकता है, 2 मोल, 1 मोल सोडियम 1 मोल क्लोराइड। 2 मोल से ऊपर सोचने की तो मतलब समझ गया ना, तो मतलब 2 मोल से ऊपर तो सोच भी नहीं सकता ना वो, तो लिमिट होगी सोचने की। तो यहाँ वो लिखिए जितने मैक्सिमम बनाने के बारे में वो सोच रहा है, और यहाँ वो ऊपर लिखिए जितनी वो वास्तविकता में बना रहा है। तो ऊपर हकीकत है और नीचे फसाना है, यही अल्फा होता है। यही आपने पीछे सीखा हुआ कि अल्फा इज इक्वल टू हकीकत अपॉन फसाना। क्लियर। तो अल्फा को डिफाइन नए तरीके से किया गया, कितने आयंस वो प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि कितना कंडक्टेंस वो दे रहा है, कितना आयंस प्रोड्यूस कर रहा है मतलब कितना कंडक्टेंस वो प्रोड्यूस कर रहा है, अपॉन कितने आयन वो मैक्सिमम दे सकता था, यानी कि कितना कंडक्टेंस वो मैक्सिमम दे सकता था। तो यहां से अल्फा को एक नया कांसेप्ट मिला। अगर आप कहते हैं कि मैं AXBY जैसा कोई इलेक्ट्रोलाइट पकड़ के लाया और मुझे उसका अल्फा डिफाइन करना है, तो मैं कहूंगा उसका मोलर कंडक्टेंस लिखो 2 बार। 2 बार कैसे, एक बार लिखो V डाइल्यूशन पे और एक बार लिखो इनफाइनाइट पे। V पे लिखने का मतलब समझे आप, V पे लिखने का मतलब क्या है, V पे लिखने का मतलब है कि रियलिटी में वो कितना कंडक्टेंस दे रहा है, रियलिटी में कितना आयन दे रहा है या रियलिटी में कितना कंडक्टेंस दे रहा है, ये V डाइल्यूशन है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिखने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम वो कितना कंडक्टेंस या मैक्सिमम कितना आयन प्रोड्यूस करने के बारे में सोच सकता है। तो ये क्या, ये हकीकत है, और ये क्या, ये फसाना है। ठीक है, हकीकत V पे होती है मेरे दोस्त, और जो फसाने लिखे जाते हैं वो इनफाइनाइट पे सोचे जाते हैं। तो हकीकत अपन फसाना कर दीजिए, आपको अल्फा मिल जाएगा, लॉजिकल तरीका। ठीक है, एक और तरीका आप लिख सकते हैं, यहीं पे अगर आप इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालें 2 बारी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एक बार आप निकालें AXBY का V डाइल्यूशन पे, और एक बार इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप निकालें इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो V डाइल्यूशन और इनफाइनाइट पे जो डिवाइड करेंगे, तो वो जो रेशियो आएगा वो भी हकीकत अपन फसाना है। अच्छा, दोनों रेशियो सेम होंगे, तो आप 2 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। ये जो रेशियो होगा और ये जो रेशियो होगा, दोनों मैच करेंगे, दोनों अल्फा है। ठीक है, दोनों क्यों अल्फा है, क्या दोनों रेशियो मैच क्यों करेंगे, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस में और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में एक कन्वर्जन फैक्टर होता है, जो कि आपने पीछे पढ़ा हुआ है, ये कन्वर्जन फैक्टर है। तो अगर आप मोलर की जगह लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n फैक्टर टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट। तो बताइए यहां पे मोलर की जगह क्या लिखेंगे, n फैक्टर टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट। और अगर दोनों जगह ऊपर और नीचे, भाई ऊपर और नीचे दोनों जगह देख तो एक पर्टिकुलर आदमी के लिए गए होंगे ना, ऐसा थोड़ी कि ऊपर एस्टिक एसिड का लिखोगे नीचे NaCl का लिखोगे, देखोगे तो एक ही चीज का लिखोगे ना, ऊपर एस्टिक एसिड तो नीचे भी एस्टिक एसिड, जो ऊपर वही नीचे। तो AXBY का n फैक्टर तो XY यहां भी होगा, XY यहां भी होगा, तो इसके मोलर की जगह क्या लिखोगे, n फैक्टर टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट, और n फैक्टर कितना होगा XY, इसकी जगह लिखोगे n फैक्टर टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट। बस यहां V पे लिखोगे या इनफाइनाइट पे लिखोगे, तो n फैक्टर से n फैक्टर कट जाएगा, तो जो मोलर का रेशियो होगा वही तो इक्विवेलेंट का भी रेशियो, और दोनों का रेशियो सेम होगा, तो दोनों सही जवाब देंगे। दोनों क्या बताएंगे, जो ये होगा वही ये होगा, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि n फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम के लिए बात हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, ये दोनों अगर सेम है तो ये दोनों अल्फा है, क्यों, क्योंकि अल्फा होता है हकीकत अपॉन फसाना, तो ये हकीकत है ऊपर और ये फसाना है। को पूछेगा ये कहां से बात है, हकीकत अपॉन फसाना, कहेंगे यहां से, कहेंगे ये कहां से आया, कहेंगे यहां से निकाला। कहेंगे वो इससे कैसे कनेक्टेड, ऊपर आप लिखते हैं जितना वो दे रहा है रियलिटी में, जितने आयन से जितना वो डिसोसिएट हो रहा है रियलिटी में, और नीचे लिखेंगे मैक्सिमम कितना डिसोसिएट हो सकता था, मैक्सिमम जितना डिसोसिएट हो सकता था उतनी तो मैक्सिमम आयन प्रोड्यूस कर सकता था वो। तो ऊपर क्या है, जितने आयन वो प्रोड्यूस कर पा रहा है एक तरीके से, और नीचे क्या है, जितने मैक्सिमम वो प्रोड्यूस कर सकता था। ऊपर क्या है, जितना वो डिसोसिएट हो रहा है, नीचे क्या है, जितना वो मैक्सिमम डिसोसिएट हो सकता था। मेरे ख्याल से अब तक कोई पत्थर भी होगा तो उसको समझ में बात आ गई होगी, और यकीन मानिए अगर अभी तक आपको नहीं आई है तो आप उससे कहीं आगे हैं। समझ पा रहे हैं? हाँ, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए इस पे सवाल लगाना शुरू करेंगे हम लोग, तो इस पे आएंगे सवाल लगाएंगे अल्फा निकालने पे। अल्फा के ये सवाल कैसे आएंगे, आपको ये दिया जाएगा क्वेश्चन में, ये दिया जाएगा और ये दोनों पुट करके आप अल्फा निकालेंगे, कैसे करेंगे वो भी आगे करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद हम लोग मिलते हैं, करीब 3 मिनट का ब्रेक है, 3 मिनट बाद हम लोग मिलते हैं। नमस्कार, और चैट बंद करो, 3 मिनट बाद चैट बंद।
हाँ भाई ठीक है, स्टार्ट करें। लौटा सब। तो अब अल्फा तक आप पहुंच गए। अब अल्फा के आगे इस अल्फा के सवाल अभी लगाएंगे सबके एक साथ। पहले इसको और समझ लें, एप्लीकेशन और कौन कौन से। तो अभी हमने समझे दो एप्लीकेशन, राइट। ये वाला डन हो गया, ये वाला डन हो गया। चलो वापस लौट चुके हैं। एवी क्लियर, एवी क्लियर। चैट बंद हो, काम चलो। चल देखिए ऐप नंबर 3, कोलॉस लॉ का ऐप नंबर 3 है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट, जैसे आप कोई वीक एसिड है उसका के निकालें फॉर एग्जांपल, तो कैसे निकालेंगे उस पर चर्चा करें। या कोई वीक बेस है उसका के भी कैसे निकालेंगे। तो आपको थोड़ा सा आयनिक में जाना होगा। तो आयनिक तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो याद करिए जब एसिटिक एसिड टूटा करता था ऐसे, अब वो सब काम आएगा यहाँ पे। ये सी में से सी अल्फा क्या था, ये सी अल्फा बना था, ये सी अल्फा बना था। फिर आप लोग के की वैल्यू आ गई थी सी अल्फा इनटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस अल्फा। और आयनिक मैंने आपको जितना पढ़ा दिया है धरती पे उतना आयनिक आपको कोई नहीं समझ सकता। मैं आपको यकीन बता दूं, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। आप चेक कर लीजिएगा, अपने मरते वक्त तक चेक कर लीजिएगा। खुला बोल रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने सब चेक कर लिया है। बहुत धरती में बहुत जगह पढ़ा चुका हूँ, बहुत जगह बहुत लोगों ने आयनिक पढ़ाई और बहुत जगह मैंने पढ़ाई है। तो आप जाके चेक कर लीजिएगा, अपनी आखिरी सांस तक आपको उससे ज्यादा कंसेप्चुअल आयनिक कहीं मिल जाएगा। तो आप मेरे को बताइएगा क्या मिल गया मेरे को, मैं भी जानना चाहूंगा। ये के की वैल्यू आ चुकी है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और यहाँ पे आप एक एजम्पशन लेंगे, यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वीक एसिड का। इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए ये तरीका है। अब ये तरीका, तो इसमें आपको जब सवाल आएगा तो इसका सवाल इलेक्ट्रो में कैसे वो समझिए। सी तो वो क्वेश्चन में आपको लाके देगा 0.1 मोलर वगैरह। अल्फा आप यहां से ढूंढेंगे, कहां से। इसमें कहना है कोलॉस लगा क्या योगदान है, ऐप उसका लिखा है आपने तो उसका क्या योगदान है। तो आप कहेंगे अल्फा ढूंढने में मदद करता है कौन, कोलॉस। कैसे, ऐसे। तो ये लॉजिक लगा के हम अल्फा ढूंढते हैं, किसका, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, जब अल्फा ढूंढ लेते हैं तो उस अल्फा को यहां लगा देते हैं। अच्छा देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कभी कभी आप देखें कि यहाँ एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और कभी कभी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या दोनों का अल्फा 1 होगा। आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या अल्फा दोनों का 1 लगाएंगे आप, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 1 आएगा दोनों का, यस और नो। ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें बताइए, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का सवाल लगा रहे हैं आप और एक बार स्ट्रॉन्ग का लगा रहे हैं तो दोनों का अल्फा 1 आएगा। नो कहेंगे अभी तो आपने बोला था कि स्टार्टिंग में सबका अल्फा 1 मानते हैं। वो तब मानते हैं जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो तब मानते हैं जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज मैंने आपको बोला ना कि अल्फा को डिफाइन करने का मतलब होता है हकीकत अपॉन फसाना। हकीकत अपॉन फसाना मतलब कितना आप वास्तविकता में कर पा रहे हैं और कितना करने के बारे में सोचा करते हैं, सपने देखा करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दो प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। जैसे मान लो एक सुनील है और एक बबीता है। तो मान लीजिए सुनील एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो सुनील क्या करता है, सपने देखता है कि मैं 720 नंबर लाऊंगा और सुनील वास्तविकता में 720 के आसपास ले आता है। ठीक, बबीता सपने देखती है कि वो 720 लाएगी, लेकिन जब उसके नंबर आते हैं तो 120 आते हैं। समझ पा रहे हैं? तो मुद्दा ये हुआ कि सुनील जो सपने देखा करता था उसके बराबर उसकी हकीकत भी है, लेकिन बबीता 720 के सपने देखा करती है लेकिन लाके 120 है। तो सवाल उठता है कि हकीकत और फसाने में फर्क होता है। तो अगर आपकी जो हकीकत है वो आपके फसाने से मैच कर जाए, देखिए जैसे 720 के बारे में आपने सोचा और 720 ही लिया है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आप सुनील है। समझ पा रहे हैं? और अगर मान लीजिए आप 720 सोचते हैं, ये 720 सोच रहे हैं आप, और वास्तविकता में आप 120 आ रहे हैं, तो मतलब आप सच्चाई से बहुत दूर हैं। तो इसका मतलब बबीता का अल्फा 1 से बहुत कम है, तो बबीता कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है। तो बात समझ पा रहे हैं? ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अल्फा सबका 1 थोड़ी लगाना है आपको, यहाँ डिपेंड करेगा कौन सा। इसीलिए देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 1 से कम होता है। क्यों काफी कम होता है, क्योंकि सोचती तो बड़ी बड़ी बातें से कुछ लोग बातें बड़ी बड़ी करेंगे, मैं 720 लाऊंगा, 4 वीडियो देख लेंगे, पढ़ना है नहीं, उनके आएंगे 120 नंबर। तो हकीकत होगी उनकी 120, फसाने उनके 720 के थे, सपनों में 720 देखा करते थे, लेकिन हकीकत में उनकी 120 है, कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है। और जिसकी हकीकत और फसाना मैच कर जाएगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कितनी बात समझ में आ गई, क्लियर। यहाँ पे यहाँ पे जब चर्चा करेंगे तो देखिए यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए आपने लिया, तो उसका अल्फा आप निकालेंगे तो अल्फा तो कम आएगा ना, इस बार अल्फा तो काफी छोटा आएगा, है ना। तो अल्फा जब छोटा आएगा तो अल्फा निकलेगा कहां से, यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ से जब निकलेगा तो बताइए, आपसे पूछे भाई साहब मेरे को के तक पहुंचना है ना। अच्छा इसमें अगर मान लीजिए के तक पहुंचना है तो इसमें अप्रोक्सीमेशन भी आप ले सकते हैं। कैसे, आप कहेंगे के इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट सी अल्फा स्क्वायर लगा दो, तो हाँ लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। और कई सवालों में आपको अप्रोक्सीमेटली पूछा जाता है, आप ये लगा लीजिए। करें ये कैसे किया, करेंगे अल्फा लेस देन 1। करें ये कैसे आया केशव, ये कैसे आया केशव, बराबर। तो बताइए पढ़ चुके हैं ना हम लोग आयनिक में इसको, ठीक है, इस पानी को पढ़ चुके हैं। तो बताइए ये फॉर्मूला लगा करके जब सवाल सॉल्व करेंगे तो ये सी की वैल्यू कहां से आएगी मेरे दोस्त। सी की वैल्यू सवाल बनाने वाला आपको देख, अल्फा को ढूंढना होगा। अल्फा ढूंढने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, और जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये और ये निकालने होंगे। अब सवाल उठता है ये कहां से निकालेंगे और ये कहां से निकालेंगे और ये एप्लीकेशन ऑफ कोलबर्स लॉ में कैसे आया।
ये एप्लीकेशन ऑफ कोलॉस लॉ में कैसे आया? तो आप कहेंगे इस तक पहुंचने के लिए, के तक पहुंचने के लिए आपको सी और अल्फा चाहिए। सी तो सवाल बनाने वाले ने दे दिया, अल्फा ढूंढेंगे। अल्फा ढूंढने में कोलॉस लॉ की मदद लेंगे। कहने कैसे? क्योंकि अल्फा ढूंढने में आप इस लॉजिक की मदद लेंगे। कहने फिर इसमें कोलॉस लॉ का लॉजिक कहां लग गया? कहेंगे ये जो ऊपर आप लिख रहे हैं इसको लगाएंगे, ये वी डाइल्यूशन पे है, तो इसको लगाएंगे आप कप्पा इनटू 1000 अपॉन, यानी ये जो फॉर्मूला लगाते थे कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, वो फॉर्मूला कब लगाते थे? वी डाइल्यूशन पे। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे आप पुरानी वाले कांसेप्ट से, कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी करके। इसको जब हम निकालेंगे तो इसके लिए लगाना पड़ेगा आपको कोलॉस लॉ, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए वो फॉर्मूला वैलिड नहीं है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए वो फॉर्मूला वैलिड नहीं है। समझ बात क्लियर? तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है तो यहां पे आप किसका लॉजिक लगाएंगे? यहां लगाएंगे आप कोलॉस लॉ। तो यहां कोलॉस लॉ, यहां पुराना कांसेप्ट, दोनों मिलकर के आपको अल्फा तक पहुंचाएंगे, वो अल्फा आपको के तक पहुंचाएगा। इसका मतलब के तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं आपको कोलॉस लॉ की जरूरत पड़ी। इसका मतलब ये एप्लीकेशन। कितनी बात समझ में आ गई? चले 7 नंबर, 12 से 13 कर लो, ठीक है। अगला सवाल ये 14, इसको पढ़िए। अल्फा बताना है, ठीक है। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। अब देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। पहले आप पढ़ लिए एप्लीकेशन, अब आप उसको सवालों में कन्वर्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तबीयत मेरी थोड़ी नासाज, इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं थोड़ा, है ना। आप आराम आराम से पढ़िए, उसका भी आनंद लेना चाहिए नहीं जीवन में। लगाओ इस बार इस नंबर सर्च करें क्या बीच? संगीत प्रसाद के लिखने से मैंने एनवी सर से भी आने पढ़ा था, उसकी पढ़ाने वाला आपके सामने ठीक नहीं, आप तो उससे कई गुना खतरनाक आने पढ़ाते हैं। धन्यवाद। ठीक है, लगाओ सवाल, लगाओ सब लोग, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने और आपको इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा। अल्फा निकालने के लिए आपको ये कांसेप्ट यूज करना पड़ेगा जो पीछे आपने पढ़ा। अब मुद्दा उठता है कि चलो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला या फिर ये वाला, कोई भी एक लगा देंगे। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा और ये ढूंढना पड़ेगा। ये आएगा पुराने कांसेप्ट से और ये आएगा कोलॉस लॉ से, ठीक है। आइए समझे। अगर हमें लगा लिया और पोल करना है तो बताइए, नहीं तो मैं बताना शुरू करूं। पोल करना है तो मोटा लिखो। चलो पोल स्टार्ट। नाइन 60% का सही हुआ। ओंकार सकता हूं आई एम ग्रूट, अमोल निकले। हाँ समझे। देखो ए बी नाम का व्यक्ति है, उसका आपको कप्पा दिया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि आपको उसका कप्पा दिया हुआ ये। फिर आपसे कह रहा मोलर कंडक्टेंस जो ए प्लस का है इनफाइनाइट डायलेशन पे वो 55 है, और जो बी माइनस का है वो 50 है। आपको अल्फा बताना है, ये सवाल है। तो सबसे पहली चीज जब आप अल्फा बताएंगे तो आप देखिए आप फॉर्मुला कौन सा वाला यूज करेंगे वो तय करा करिए पहले। तो आप ये वाला यूज करेंगे। तो मुझे भाई साहब ये वाला क्यों यूज करें, इक्विवेलेंट वाला क्यों नहीं यूज करें? कहेंगे आंसर दोनों से सेम आएगा। आप ये यूज करिए चाहे ये यूज करिए, आंसर सेम आएगा। ये वाले के पीछे इसलिए गए क्योंकि हमें दोनों आयंस का मोलर दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट ऐड करके मोलर पहुंच जाएंगे, है ना। भाई इनफाइनाइट पे दिया, जिस पे भी दिया तो डायरेक्ट ऐड करके मोलर पे पहुंच जाएंगे। तो मोलर वाला हम यूज कर रहे हैं सीधे, तो मोलर पे जाना इसलिए पसंद कर रहे हैं। दोनों में से किसी पे भी जाइए आंसर वही आएगा। तो हम मोलर पे जाना इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि ए प्लस का आपको क्या दिया है? मोलर कंडक्टेंस। बी माइनस का भी आपको क्या दिया हुआ है? मोलर कंडक्टेंस। तो हम मोलर पे जाना पसंद करेंगे। तो आप दोनों बार इसका जो कि ए बी नाम का इलेक्ट्रोलाइट है इसका मोलर कंडक्टेंस निकाल के डिवाइड कर देंगे। और इसको निकालने के लिए, ऊपर वाले को निकालने के लिए आपको अलग कांसेप्ट लगाना पड़ेगा, नीचे वाले को लगाने के लिए आपको अलग कांसेप्ट लगाना पड़ेगा। अब सॉल्व तक क्या लगाना पड़ेगा? तो ऊपर वाले को आप लगाएंगे कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी से। यानी ये जो फॉर्मूला आप शुरू में पढ़ा करते थे इसको जो डिराइव किया था तो याद करिए डेफिनेट मोलैरिटी पे डिफाइन किया था इस फॉर्मूले को। तो ये फॉर्मूला पर्टिकुलर डाइल्यूशन पे डिफाइन होता है, वी डाइल्यूशन पे, मतलब ये इनफाइनाइट पे वैलिड नहीं होता है, ठीक है। और जो दूसरा वाला फॉर्मूला है जो ये आप लगाते हैं, ये जो कांसेप्ट है इनफाइनाइट वाला, ये वी डाइल्यूशन पे वैलिड नहीं होता है, ये कोलॉस लॉ से ही आता है। इसके लिए आपको कोलॉस लॉ की मदद लेनी पड़ेगी। तो जो नीचे वाला डेटा है इसके लिए आप कोलॉस लॉ के पास जाइए, और जो ऊपर वाला डेटा है उसके लिए आप इस फॉर्मूले में जाइए, और फिर आपको अल्फा मिल जाएगा और फिर आप आगे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब बताना इसकी वैल्यू कितनी दी? ऊपर वाले की निकालनी पड़ेगी, नीचे वाले की निकालनी पड़ेगी। दो निकाले तो काम बन गया अपना। अब दोनों कैसे निकालें? तो एक बार इसके पास जाओ, एक बार इसके पास जाओ, दोनों को निकालो। चलिए एक एक करके दोनों निकाल लेते हैं। सबसे पहले मान लो ब्लॉक के अंदर मैं निकालने जा रहा हूं मोलर कंडक्टेंस एट वी डाइल्यूशन। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कप्पा की वैल्यू मेरे को दी है 9.47 10 टू द पावर -3 इनटू कर दो 1000 अपॉन कर दो मोलैरिटी। मोलैरिटी की वैल्यू लगाते हैं हम, क्वेश्चन दिया 0.1 मोलर। सॉल्व करेंगे 1000 कट गया, ये 0.1 ऊपर गया तो 94.7 आ गया। तो ये आ गया मोलर कंडक्टेंस। क्लियर? एट वी डाइल्यूशन। इसी तरीके से हम मोलर कंडक्टेंस निकालना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालेंगे तो कौन सा लॉ लगाएंगे आप? यहाँ पे कोलॉस लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब कोलॉस लगेगा तो इनफाइनाइट पे वैलिड है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस का कंडक्टेंस 1 मोल का और बी माइनस का कंडक्टेंस 1 मोल का, और इनफाइनाइट पे दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों का मैक्सिमम कंडक्टेंस आपको इनफाइनाइट पे दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
क्वेश्चन में एक दिया 55, ए का और बी का दिया 50, तो दोनों क्या पुट कर दो, 55 प्लस 50 सॉल्व करेंगे तो ये 105 आ जाएगा, और ये 105 आ गया तो ये इनफिनिट पे आ गया, तो दोनों को उठा के पुट कर दो। देखिए 94.7 किस पे है, वी डायलेशन पे, ये हकीकत है, और मैक्सिमम कितना देने के बारे में सोच सकता है वो ये फंसाना है, तो हकीकत ऊपर लिख दो भैया 94.7 और नीचे फंसाना लिख दो 105, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप बहुत एग्जैक्ट सॉल्व करें तो एग्जैक्ट निकाल के देख लेते हैं, 94.7 डिवाइडेड बाय 105, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 0.901, ठीक है, अब चेक करिए एग्जैक्ट 0.901 आंसर आ जाएगा, तो ये सही जवाब। कितने बात समझ में आ गया, अप्रॉक्स काम चल जाएगा 0.90। नेक्स्ट, तो क्या आपको अल्फा कैसे समझा जा रहा है, उसके क्या सवाल बन सकते हैं, क्लियर? फटाफट नंबर लगाइए, बात क्लियर है। ये डन। 14 नेक्स्ट 15 पे 8 नंबर पढ़ो। चलो ये वाला मैं खुद ही करा देता हूं, इसे पोल नहीं करा रहा, देखो अब इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट वी डायल्यूशन आपको दिया हुआ है, एट इनफिनिट डायल्यूशन भी दिया हुआ है, एक है 5 और एक है 390, ठीक है, तो ये वाला वी डायल्यूशन वाला और ये वाला इनफिनिट डायल्यूशन वाला है, और दोनों इक्विवेलेंट है। आपको क्या बताना है, 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड का। सबसे पहला काम आप निकालेंगे अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू इस बार फॉर्मूला लगा दो, इक्विवेलेंट वाला लगा दो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वी डायल्यूशन इनफिनिट डायल्यूशन, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वी डायल्यूशन पे कितना दिया 5 और इनफिनिट पे कितना दिया 390, तो ये आ गया आपका अल्फा और ये आ गया आपका अल्फा, तो यहाँ पे आप अल्फा निकाल लीजिए, अल्फा को आगे सॉल्व करिए, के की वैल्यू क्या लगाएंगे बताओ, अप्रोक्सीमेटली सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है, सी की वैल्यू कितनी लगाएंगे 0.1, नॉर्मलिटी मोलैरिटी सेम है क्योंकि एन फैक्टर तो 1 है, ठीक है ना, तो एसिटिक एसिड का एन फैक्टर 1 है तो नॉर्मलिटी मोलैरिटी सब सेम ही है, इसकी मोलैरिटी भी वही लगेगी 0.1, अल्फा की वैल्यू लगा दो 5/390 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, सॉल्व कर, थोड़ा इसको भागा को करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आपको के मिल जाएगा और वो आंसर होगा। थोड़ा घर में कर लेंगे, जब अकेलापन दूर करना हो तो घर काटने के, क्लियर कंसेप्ट, आपको सवाल समझ में आएगा, तरीका क्लियर है, ये भी एप्लीकेशन है। तो बताइए आपने एप्लीकेशन जो पढ़े उसको अप्लाई करना सीख लिया आपने के निकालना बोला था वो भी कर लिया, अल्फा निकालना बोला था वो भी कर लिया, इसके पहले आपने ये कहा था इसका भी कि सवाल इसमें बस वैल्यू तो पुट करनी है एक्स वाई जेड की, ये भी समझ लिया, और आगे चले 15 के बाद 16 पे। अब एक और एप्लीकेशन पढ़ते हैं, अभी तक आपने 3 एप्लीकेशन पढ़ लिए, चौथे पे आइए, फिर एक और सवाल लगाते हैं। एप्लीकेशन नंबर 3 तो देखो पहुंच चुके हम लोग, ठीक है, अब एप्लीकेशन नंबर 4 पढ़ने जाना है। ऐप नंबर 4 ये कहता है कोलॉस लॉ का, टू फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, कोई स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आपको दिया हो और उसकी आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी, कैसे निकालेंगे? देखिए स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है बता चुका मैं, यानी केचप, जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो, वेरी लिमिटेड सॉल्युबिलिटी, बातचीत हो चुकी है, तो वो डिस्कशन मेरे ख्याल से आपको सब याद होगा अभी तक, वेरी लिमिटेड सॉल्युबिलिटी वाली जनता को बोलते हैं स्प्रिंगली सॉल्युबल, काफी कुछ बातें हो चुकी है इसमें। तो आप कहेंगे वैसे इसमें क्या करें, इसका क्या एप्लीकेशन है, इसकी सॉल्युबिलिटी निकालेंगे कैसे इसके कंसेप्ट से, तो आप कहेंगे इसका मोलर कंडक्टेंस अगर निकाल लो आप, सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाना, तरीका समझिए, जैसे मान लीजिए एजीसीएल पे आपने सवाल लगाया हुआ था, स्प्रिंगली सॉल्युबल एजीसीएल, तो सैचुरेशन पे पहुंच जाओ, तो एजीसीएल को सैचुरेट करो, जब वो सैचुरेट हो जाए एजीसीएल सॉलिड को पानी में डालो और उसको सैचुरेट करो, जब वो सैचुरेट हो जाए तो बताइए सैचुरेशन पॉइंट पे आप जाके रुक जाओ, अब जब सैचुरेशन पॉइंट पे जाके रुकोगे एजीसीएल के लिए तो एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन होगा उसमें, भाई ऐसा थोड़ी इसमें इनफाइनाइट पानी हो जाएगा, एजीसीएल को आपने सैचुरेट किया था तो हालांकि पानी बहुत ज्यादा था, 100 लीटर में 0.1 मोल डिसॉल्व हुआ ऐसा हुआ था, लेकिन एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन था ना, तो आप बोलेंगे एक वी डाइल्यूशन पर्टिकुलर आया जिस पे सैचुरेशन आ गया, कहीं ना कहीं आ जाएगा, जहां पे सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, उसके बाद ये सॉल्ट अब डिसॉल्व भी नहीं होगा, और अगर ये इसके आगे डिसॉल्व भी नहीं होगा तो इसके आगे वाइन ही नहीं बनाएगा, और अगर वो इसके आगे आयन ही नहीं बनाएगा, आयन का मैक्सिमम मोलैरिटी आ चुकी है, तो इससे ज्यादा कंडक्टेंस वो आपको दे ही नहीं सकता, तो अगर वो ये इसका मैक्सिमम कंडक्टेंस क्या हम बोल सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि ये इसका मैक्सिमम कंडक्टेंस आ चुका है, क्योंकि इसके आगे वो सॉल्युबल नहीं है, भाई आयन बनाओगे तभी तो आप कंडक्टेंस लाओगे, जब आप सॉल्युबल नहीं है उसके आगे तो आप क्या अपना मैक्सिमम कंडक्टेंस दे चुके हैं, तो ये इसका मैक्सिमम कंडक्टेंस माना जाएगा, किस पॉइंट पे, सैचुरेशन पॉइंट पे। ध्यान दीजिए किसी भी स्प्रिंगली सॉल्युबल व्यक्ति का सैचुरेशन पॉइंट पे जो कंडक्टेंस आ चुका होता है वही उसका मैक्सिमम कंडक्टेंस होता है, क्योंकि वो उसके आगे अब एक्स्ट्रा कंडक्टेंस दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके आगे वो सॉल्युबल नहीं है, बराबर। अब अगर ये मैक्सिमम कंडक्टेंस है तो आप कहेंगे इसको अपने कंसेप्ट से रिलेट कैसे करेंगे, इससे हमें क्या फायदा होगा, कहेंगे कि मैक्सिमम कंडक्टेंस को आप एक और कंसेप्ट से रिलेट कर सकते हैं, या आपने ये भी तो पढ़ा है कि मैक्सिमम कंडक्टेंस किसी का भी डिफाइन जब किया जाता है, किसी का भी तो उसको टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट, इनफिनिट पानी आप देख लो किसी को तो जो भी वो कंडक्टेंस दे रहा है वो भी मैक्सिमम कंडक्टेंस होता है, तो क्या आप इसको भी इसका मैक्सिमम कंडक्टेंस बोल सकते हैं, यस, तो आप कहेंगे स्प्रिंगली सॉल्युबल आदमी का या किसी का भी इनफिनिट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस आएगा वही मैक्सिमम होगा, तो ऊपर वाला कंसेप्ट कह रहा है कि ये मैक्सिमम, नीचे वाला कह रहा है ये मैक्सिमम, इसका मतलब दोनों सेम आने चाहिए, यानी कि ये जितना आने वाला है उतना ही आ चुका होगा, यानी कि दोनों मैच कर रहे होंगे, कंसेप्ट समझ लिया क्या बोल रहा हूं, पहले मैंने क्या बोला, एक स्प्रिंगली सॉल्युबल व्यक्ति को पकड़ो जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत लिमिटेड है, उसका सैचुरेशन पॉइंट ढूंढ लो, जब तक वो डिसॉल्व हुआ, वो डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व होना बंद हो गया, आप रुक जाओ, उसका एक कंडक्टेंस आ जाएगा, वही उसका मैक्सिमम कंडक्टेंस होगा, क्योंकि उसके आगे वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, जब डिसॉल्व ही नहीं हो रहा तो आयन नहीं बनाएगा, तो उसके आगे कोई मतलब मामला इक्विलिब्रियम सेट हो गया बिल्कुल, तो अब कहानी वहीं ब्लॉक हो गई, तो वो उसका मैक्सिमम कंडक्टेंस है।
अब मैक्सिमम कंडक्टेंस डिफाइन आपने किया है कोलॉस लॉ की मदद से कि इनफाइनाइट पानी देने पे किसी भी व्यक्ति का जो कंडक्टेंस होता है वो उसका मैक्सिमम कंडक्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट पानी देने का मतलब आपने उसको मैक्सिमम स्वतंत्रता दे दी। इससे आप उसको फ्रीडम क्या दे सकते हो कि इनफाइनाइट पानी में डाल दो, तो इनफाइनाइट पानी को उसको मैक्सिमम कंडक्टेंस अपना देना चाहिए। अगर ये भी मैक्सिमम कंडक्टेंस दे रहा है और ये भी मैक्सिमम दे रहा है तो ये दोनों बातें सेम होनी चाहिए, यानी कि ये जो डेटा है इस डेटा से मैच करना चाहिए। तो सैचुरेशन पॉइंट पे आप चेक करेंगे एजीसीएल का वही कंटेंस आएगा जो इनफाइनाइट पानी डालने पे एजीसीएल का कंडक्टेंस आता है, और जब ये दोनों मैच कर जाएंगे तो फिर इन दोनों को एक के बराबर एक लिख दिया जाएगा, और जब आप एक के बराबर एक दोनों को लिख देंगे तो फिर कंसेप्ट को छोड़ दीजिए, तो दो कंसेप्ट जोड़े जाए। जब दोनों कंसेप्ट को आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि मैक्सिमम कंडक्टेंस उसको निकालने के 17 नंबर मैक्सिमम कंडक्टेंस को निकालने के दो रास्ते होते हैं। नंबर एक, स्पेरिंगली है, ये कंसेप्ट सिर्फ किस पे लगाना है आपको? सिर्फ स्पेरिंगली पे, क्योंकि उसी में सैचुरेशन पॉइंट आता है और सैचुरेशन पॉइंट पे मैक्सिमम कंडक्टेंस आता है। तो आप कहेंगे अगर कोई स्पेरिंगली व्यक्ति है जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत लिमिटेड है, ठीक, तो आप कहेंगे कि जैसे एग्जांपल के तौर पे एजीसीएल है, तो सैचुरेशन पॉइंट पे जो भी ये व्यक्ति आपको कंडक्टेंस देने वाला है वही उसका मैक्सिमम कंडक्टेंस है, और किसी का भी मैक्सिमम कंडक्टेंस डिफाइन होता है जब आप उसे इनफाइनाइट पानी दे दें। तो अगर आप उसको इनफाइनाइट पानी भी दे देंगे ना उसके बाद भी वो उतना ही कंडक्टेंस मेंटेन रखेगा जितना उसका आ चुका है, क्योंकि इसके ऊपर उसका कंडक्टेंस बढ़ेगा ही नहीं, यही लिमिट है, उसके बाद उसका कंडक्टेंस बढ़ेगा नहीं क्योंकि वो उसके आगे डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर यही इसका मैक्सिमम कंडक्टेंस है तो इनफाइनाइट पे आप ले लो इसको भैया, तो भी आपको यही कंडक्टेंस मिलेगा। अब आप अगर कभी डेटा से चेक करें इसको निकालें और डेटा से चेक करें इसको निकालें, दोनों मैच करते हैं, जब दोनों मैच करते हैं तो दोनों मैक्सिमम कंडक्टेंस के बराबर है। अब सवाल उठता है कि इस पूरे कंसेप्ट में कोलॉस लॉ का क्या योगदान है? ध्यान दीजिए कोलॉस लॉ का ये योगदान है कि जब आप अगर मान लो सवाल आया कि भाई साहब मेरे को सॉल्बिलिटी चाहिए, है ना, मेरे को सॉल्बिलिटी चाहिए, तो सॉल्बिलिटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? क्वेश्चन मान लो मेरे को ये पता चल जाए, ये कहां से पता चल जाए? कोलॉस लॉ से, तो मैं कहूंगा जो भी ये वैल्यू आएगी वो इसके बराबर होगी, और जो भी ये वैल्यू होगी उससे हम सॉल्बिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे? थोड़ा और समझते हैं। ध्यान दीजिए ये जो वैल्यू आपने निकाली है इसको अगर आप साइड में थोड़ा समझें तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप इसी फॉर्मूले को सैचुरेशन पॉइंट पे लिखें तो आप कप्पा कौन सा लगाएंगे? सैचुरेशन वाला। तो मोलैरिटी भी कौन सा लगाएंगे? सैचुरेशन वाली। और अगर आपको थोड़ा याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जो मोलैरिटी होती है सैचुरेशन पॉइंट पे वही तो सॉल्बिलिटी होती है। तो बताइए मोलर कंडक्टेंस को अगर हम लिखें ऐसा, जहां पे आपने लिखा मोलैरिटी एट सैचुरेशन पॉइंट, क्या वहां पे सॉल्बिलिटी लिख सकते हैं? फिर से आयनिक, इसे मैंने कहा था आयनिक ढंग से पढ़ी। तो बताइए सैचुरेशन पॉइंट पे, अब जिसे नहीं पढ़ी जाकर लेक्चर देखना फिर से, तो जो कप्पा है वो आप यहाँ सैचुरेशन का लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस अगर आपको सैचुरेशन का चाहिए तो बताइए यहाँ पे मोलैरिटी लगाएंगे सैचुरेशन पॉइंट वाली, और जो सैचुरेशन पॉइंट वाली मोलैरिटी होती है वही सॉल्बिलिटी होती है। ये बात, ये लाइन समझने के लिए आपको आयनिक का लेक्चर देखना होगा। तो अगर आपको ये बात नहीं पता है या आपने पढ़ी नहीं या छोड़ दी है, इसके लिए जाकर के देखिए आयनिक में क्या हुआ था, देखना पड़ेगा, वैसे यहाँ बैठे बैठे नहीं समझ पाएगा। इसके लिए पूरा मतलब 15-20 मिनट डिवोट किए गए, तो वो जाकर आपको वही देखने पड़ेंगे। तो मोलैरिटी एट सैचुरेशन पॉइंट को सॉल्बिलिटी बोलते हैं। पूरे कंसेप्ट को कनेक्ट कर लिया जाए, पूरे कंसेप्ट को कनेक्ट करें तो मैंने कहा कि मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। सैचुरेशन पॉइंट पे क्या होगा? मोलर कंडक्टेंस एट सैचुरेशन इज इक्वल टू कप्पा सैचुरेशन 1000 अपॉन एम सैचुरेशन, और मोलैरिटी एट सैचुरेशन ही सॉल्बिलिटी होती है, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे सॉल्बिलिटी, तो फॉर्मूला यहां पहुंच जाएगा। तो ध्यान दीजिए मामला यहां तक जब पहुंच गया, मामला जब यहां तक पहुंच गया तो आप इसको उठा लें, ये वाली जो बात है क्या वो इसके बराबर है? हाँ भाई क्लियर, ये वाली जो बात है देखो यही तो है, मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर डाइल्यूशन जिस पे सैचुरेशन आ गया, यही तो है। तो बताइए कि ये वाली जो बात आप ऊपर लिख रहे हैं यही तो नीचे लिखी हुई देखो, तो आप कहेंगे ये वाली बात सेम है, और ये वाली बात और ये वाली बात सेम है, तो क्या ये तीनों बातें सेम है? जंगल बात है। कंसेप्ट शुरू कहां से हुआ था जरा समझिए, कंसेप्ट शुरू कहां से हुआ था? मैंने कहा हर चीज में मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन ध्यान सुनना पड़ेगा उसके लिए। पहले मैंने कहा स्प्रिंगली सॉल्बिल को उठाइए। अब आपको पहली चीज तो कंडीशन नंबर 1 है इस बात, इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको आयनिक पढ़ी होना जरूरी है। अगर आप आयनिक ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट फील कभी नहीं होगा, सिर्फ सुन पाएंगे। तो स्प्रिंगली सॉल्बिल के अंदर क्या क्या बातें हुई थी वो सब आयनिक में आपको जाके पढ़नी होंगी। स्प्रिंगली सॉल्बिल वो होता है जिसकी सॉल्बिलिटी बहुत कम होती है, और एक बार अगर वो जितना सॉल्बिल है उतना हो गया उसके आगे वो डिसॉल्व ही नहीं होगा, जब उसके आगे वो डिसॉल्व ही नहीं होगा उसके आगे वो कंडक्टेंस ही नहीं देगा, बराबर। और अगर वो उसके आगे कंडक्टेंस ही नहीं देगा तो ये उसका मैक्सिमम कंडक्टेंस है, यानी कि सैचुरेशन पॉइंट पे जो भी कंडक्टेंस आ जाता है वही उसका मैक्सिमम कंडक्टेंस होता है। और मैक्सिमम कंडक्टेंस को एक नए तरीके से भी निकाला जाता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप कोलॉस लगा करके कंडक्टेंस निकाल लो, ठीक है, वो भी उनका मैक्सिमम कंडक्टेंस है। तो ये भी मैक्सिमम कंडक्टेंस है, ये भी मैक्सिमम कंडक्टेंस है, दोनों को मिला दो। जब आप दोनों को मिला देंगे तो फिर दोनों बात एक हो जाएंगी, और जब ये दोनों बात एक हो जाएंगी तो दोनों मैक्सिमम कंडक्टेंस है। तो अब यहां से निकालो या यहां से निकालो या यहां से निकालो, सब एक ही बात है, लेकिन ये सब किसके लिए? स्प्रिंगली सॉल्बिल के लिए, बराबर, ठीक है। अब इतनी बात हो जाने के बाद आप अगर इनको कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, लेकिन क्योंकि आप सैचुरेशन पे देख रहे हैं तो यहां भी सैचुरेशन, यहां भी सैचुरेशन, यहां भी सैचुरेशन, और मोलैरिटी एट सैचुरेशन जो होता है वो होता है सॉल्बिलिटी, तो इसकी जगह सॉल्बिलिटी आ गया, तो आप यहां पहुंच गए। और जब यहां पहुंच गए तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर आ गई, देखिए फॉर्मूला है, तो ये वैल्यू इसके बराबर, ये वैल्यू इसके बराबर, और ये दोनों इसके बराबर, तो ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, और ये बराबर इसके, यानी कि ये चारों बराबर, और ये चारों बराबर, तो इन चारों से एक ही आंसर निकलेगा। अगर आप ये निकाल लें तो ये निकल आएगा, ये निकल आएगा, ये निकल आएगा, या फिर आप ये निकाल लें उससे ये निकल आएगा, फिर उससे ये निकल आएगा, फिर उससे ये निकल आएगा, मतलब ये चारों बातें सेम। अब अगर ये चारों बातें सेम है तो सवाल कैसा आएगा? सवाल ऐसा आएगा कि आपको ये दिया जाएगा किसकी मदद से? कोलॉस की मदद से। कोलॉस की मदद से आपको ये दे देगा, और ये अगर आपको दे देगा तो ध्यान दीजिए ये जब दे देगा तो आपको फिर ये मिल जाएगा क्योंकि इसके बराबर है, और जब आपको ये मिल जाएगा इसका आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, तो
क्योंकि इसके बराबर है। और जब ये वैल्यू मिल जाएगी तो आपको कप्पा दे देगा सवाल में, और सॉल्बिलिटी आप निकाल लेंगे, और जो सॉल्बिलिटी आप निकाल लेंगे तो यहाँ सॉल्बिलिटी सॉल्व होगी। यही आपको करना, यही एप्लीकेशन था। ठीक, सवाल लगाते हैं। अच्छा, सॉल्बिलिटी निकालने के बाद क्या करोगे? सॉल्बिलिटी निकालने के बाद क्या करोगे? फिर केएसपी निकालेंगे। केएसपी कैसे निकालेंगे वो आपको फिर आने में पड़ा गया, x to the power x, y to the power y, s to the power x plus y। तो एक बार आपको सॉल्बिलिटी मिल जाएगी तो उससे हम लोग यहाँ पुट करके केएसपी तक पहुंच जाएंगे। कुल मिला के मतलब हम केएसपी तक पहुंच सकते हैं। इस पूरे कंसेप्ट को समझ करके आपको कंक्लूड कर लिया जाए पूरी बात को। मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता है ना, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे भाई साहब एक आपके दिमाग में आइडिया कौन रहा होगा कि यहाँ पे इनफाइनाइट पानी मतलब बहुत सारा पानी देने पे क्या यहाँ पे आयन को स्वतंत्रता बढ़ेगी? नहीं, थोड़ी। तो यहाँ सैचुरेशन पे जितना कंडक्टेंस ला रहे हैं, क्या थोड़ा सा पानी और मिलाएं, इनफाइनाइट पानी दे दें उसको, तो क्या स्वतंत्रता थोड़ी और नहीं बढ़ जाएगी? तो आप कहेंगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए बहुत स्प्रिंगली सॉल्वेबल आदमी है, इसकी सॉल्बिलिटी 0.01 मोलर होती है, उससे भी कम। 10 टू द पावर कभी मान लीजिए -5 है, मैंने आपको बताया 0.01 से भी नीचे होती है। तो मान लीजिए 10 टू द पावर -5 मोलर है किसी की सॉल्बिलिटी, यानी कि 1 लीटर में 10 पावर -5 मोल पड़े। तो भैया इतनी स्वतंत्रता तो दे रखी ना आपने, ये बहुत कम डिसॉल्व होता है। तो 1 लीटर में 10 पावर -5 मोल डिसॉल्व हुए, इससे ज्यादा आप क्या स्वतंत्रता दोगे? तो ये इतनी ज्यादा, एक ध्यान दीजिए, एक लिमिट तक अगर आप किसी को स्वतंत्र कर दें, उसके बाद थोड़ी और फ्रीडम दें तो उसका कोई खास मतलब नहीं होता है। समझ पा रहे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एकदम मूर्खता के एकदम पैमाने के ऊपर निकल गया हो, उसके बाद थोड़ी बहुत उसमें मूर्खता जुड़ जाए, 0.1 0.2 जुड़ जाए, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो ऑप्टिमम लेवल पे खेल रहा है। समझ रहे हैं? तो बताइए, अगर आप सैचुरेशन दे रहे हैं इसको, ऐसे व्यक्ति को सैचुरेशन दे रहे हैं जो कि डिसॉल्व ही नहीं होता, ना के बराबर होता है, डिसॉल्व बहुत कम होता है, इतना कम डिसॉल्व होता है कि इतना सारा पानी लेंगे तब जाके जरा सा डिसॉल्व होगा। तो भैया खूब तो स्वतंत्रता है ना, खेलो ना, इतना सारा पानी पड़ा तो हुआ है। अब इसमें इतना पानी और डाल दूंगा तो कौन सी स्वतंत्रता पे बहुत फर्क पड़ जाएगा? पहले मैंने बहुत स्वतंत्रता दे रखी है, इतना सारा पानी तो मैंने पहले दे रखा है। पहले मैंने आपको देखिए 100 लीटर में 6 ग्राम ने तो डिसॉल्व किया है। आप जब एसिटिक एसिड के सवाल लगाया करते तो याद करिए, 100 लीटर में पता लगा 6 मिलीग्राम डिसॉल्व हो रहा है, तो इतना कम कोई व्यक्ति डिसॉल्व हो रहा है, तो स्वतंत्रता तो एकदम जबरदस्त है ना। सैचुरेशन पे मैक्सिमम स्वतंत्रता होती है, तो आप उससे ज्यादा स्वतंत्र आप कर ही नहीं सकते। कोई खास ही नहीं फर्क पड़ेगा इन दोनों में, एकदम आसपास ही वैल्यू होंगे दोनों। आप उसके बाद इनफाइनाइट पानी डाल दीजिए, और वैसे भी बताना सॉल्बिलिटी पे डाइल्यूशन का कोई असर नहीं पड़ता, आयनिक सॉल्बिलिटी के डाइल्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर? तो अगर आपको ये सब बातें समझ में आती हैं तो और पानी मिलाने से यहाँ कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको अपना मैक्सिमम कंडक्टेंस जितना देना था वो दे चुका है, क्योंकि इससे ज्यादा वो डिसॉल्व नहीं होगा, आयन से नहीं प्रोड्यूस करेगा। अब कंक्लूड कर लेते हैं, इतनी बात सबको क्लियर? चलो, चलो तुम, एक भैया को आराम देना बहुत जरूरी है, परेशान हो रहे हैं बेचारे, इनको ब्लॉक कर दिया जाए। इनको कभी जिंदगी कुछ नहीं, तुम बेटा मूर्ख हो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तुम मूर्ख हो, अगर तुम रियल में हो तो तुम मूर्ख हो, अगर तुम काल्पनिक हो तो तुम मूर्खता हो। अब देखिए यहाँ पे दो बातें, मूर्ख और मूर्खता। मूर्खता समझ रहे हैं, मूर्खता एक व्यक्तित्व है, मूर्ख आदमी और मूर्खता उसका व्यक्तित्व है। तो अगर ये व्यक्ति रियल में था जो भी ब्लॉक हुआ है तो ये मूर्खता, और अगर ये काल्पनिक व्यक्ति है तो ये मूर्खता है। आई लाइक इट। अब आगे बढ़े। अब देखिए, अब मुद्दा ये है, मेरे ख्याल से जो भी समझदार व्यक्ति को समझ में आ गई। चलिए पूरी बात को कंक्लूड कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते तो कंक्लूड कर लीजिए फटाफट। ये कंक्लूजन है, और लास्ट में फॉर्मूला कर लीजिए केएसपी वाला। तो इससे भी आपके सवाल तो लग ही जाएंगे। ठीक है, अब समझिए इसको जरा, कैसे करेंगे इस पर सवाल आएगा तो ये तीनों बराबर, और इससे सॉल्बिलिटी जब निकल आएगी तो सॉल्बिलिटी को यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ से केएसपी निकल आएगा। सवाल लगाते हैं जरा, इसमें आप एक सवाल लगाएं तो बात और क्लियर हो जाएगी। तो 20 नंबर पढ़ो, क्वेश्चन 9। चलो देखें इसका सॉल्यूशन। अब इसे पोल नहीं करना, सीधे बता दे रहा हूं मैं। तो एक सवाल आप पहले समझ लीजिए, फिर आप लगाना शुरू करेंगे, आपको मॉड्यूल मिलेगा उसमें लगाएंगे। ठीक, क्या कह रहा है? इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl द कप्पा इज 2.47 10 टू द पावर -6। ठीक है, तो आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उसमें आपको दिया हुआ है, उसने आपको दिया है कप्पा की वैल्यू 2.47 10 टू द पावर -6। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ag प्लस और Cl नेगेटिव आपको दिया है 50 और 70। ठीक, सॉल्बिलिटी और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट आपको बताना है। तो आप ये कांसेप्ट जो यहां लिखा है इसको यूज करें। अब इसको कैसे यूज करें देखिए, इसमें जो ये वाला पोर्शन है ये निकलेगा कोल लॉस लॉस है।
कोल्लॉस लॉ से कैसे निकलेगा? कोई भी व्यक्ति आ जाए कोल्लॉस में, उसका अगर आप 1 मोल तोड़ेंगे तो जो आयंस बनेंगे उनका मैक्सिमम कंडक्टेंस ऐड कर दो, 1 मोल से जो भी आयंस बने तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये आप निकालेंगे कोल्लॉस लॉ से। कैसे निकालेंगे यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने लिखा कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgCl will be equal to molar conductance of Ag plus and molar conductance of Cl negative. Infinite. इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 70 है, तो ये हो गया 120। ये मैक्सिमम कंडक्टेंस है। इससे ज्यादा कंडक्टेंस AgCl सैचुरेशन पॉइंट पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो उसका मैक्सिमम कंडक्टेंस है वो यही है, क्योंकि जब ये बिल्कुल फ्री महसूस करता है तो ये इतना कंडक्टेंस देता है और ये महसूस करता है इतना 1 मोल से कंडक्टेंस देता है, तो ये मैक्सिमम कंडक्टेंस है। अब अगर ये मैक्सिमम कंडक्टेंस है तो इसको उठा लो इधर, आपको भाई साहब ये इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 120, तो फिर इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 120, तो फिर इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 120, यानी कि पूरा 120 आ गया। अब अगर ये पूरा 120 आ गया तो सैचुरेशन पॉइंट पे, अच्छा यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान रखें, जब आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो यहाँ पे ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, ये सैचुरेशन पॉइंट है। एक और बात लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ पे जो कप्पा है वो सैचुरेशन पॉइंट का कप्पा है, तो यहाँ कप्पा उठा के नहीं लगा देंगे क्योंकि कप्पा तो लगातार चेंज होगा, तो सैचुरेशन पॉइंट का कप्पा आपको लगाना है। सॉल्बिलिटी लिखी तो अंडरस्टूड सैचुरेशन पे डिफाइन होती है, ठीक है। अब इसको इस्तेमाल करें और सवाल को खत्म करते हैं। 21 नंबर पे इसमें से ये वाला टर्म है, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पीछे, और इस वाले टर्म की वैल्यू आ चुकी है 120। कोल्लॉस लॉ का योगदान है, इसको याद रखें, बलिदान है इसका। तो ये आ चुकी है 120, तो ध्यान दीजिए ये इसके बराबर है तो फिर तो ये भी 120 है, और ये इसके बराबर है तो फिर तो ये पूरा टर्म भी 120 है, और ये पूरा टर्म 120 है, तो उठा लो इसको। कप्पा इंटू 1000 अपॉन सॉल्बिलिटी इज इक्वल टू 120। कप्पा की वैल्यू लगा दो। कप्पा देखिए जो दिया जाना चाहिए वो सैचुरेशन पॉइंट का दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही उसी का दिया। देखिए ये बहुत ध्यान से पढ़िए बात, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl कप्पा है, तो यानी कि सैचुरेशन पॉइंट का कप्पा दिया है 2.47 10 टू द पावर -6 यूनिट अंडरस्टूड है भाई सब, जो स्टैंडर्ड यूनिट है सेंटीमीटर वाली वही सब चलेगी, वो अंडरस्टूड मैंने लिखा नहीं है, तो यहां लगा दे 2.47 10 टू द पावर -6 इनटू 1000 अपॉन सॉल्बिलिटी इज इक्वल टू 120। यहां सॉल्बिलिटी निकालेंगे और एक बार यहां से सॉल्बिलिटी निकालेंगे, गुणा भागा कर लेंगे, अकेलापन दूर होता है, तो यहां सॉल्बिलिटी निकालेंगे तो केस भी निकालेंगे, केस भी कैसा निकलेगा S2 AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, चेक करिए कौन AgCl, तो यहां से S निकाल के यहां पुट कर देंगे, यहां से केस भी निकालेगा, क्या दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? यस, क्लियर, कितना बात समझ में आ गई? कुछ इसी में खुश हो रहे हैं बेचारे, कुछ तो अपना एंटरटेनमेंट इसी में बना लिया है, अरे मैं ये वाला मुंह के वाली इमोजी बनाऊंगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, इसी में खुश है अपना, खुशी ढूंढ रहे हैं, मतलब कहीं चलो कहीं तो मिले खुशी तुम्हें। ऐसे ही लड़के होते हैं गुरु, ये सब जनरेटर की आवाज पे नाचते हैं 1 घंटा, यही लोग होते हैं, समझ रहे हो, ये सब 1 घंटा जनरेटर